Hey guys, welcome to our channel. So let's start the story. पागलों वाली हरकतें, रुचिका का नियति की गले लगकर रोना। प्राची, राशि और रुचिका भी उस लड़की की खूबसूरती देखकर दंग थे। वहीं नॉर्मल ऑडियंस जिनकी आंखें वीवीआईपी एरिया में थी, वो भी दूर से नियति की खूबसूरती को देखकर हैरान थे। वहीं नियति स्नैक्स खा लिया, फिर से मास्क पहन लिया। वहीं अब जब जय ने चारों ओर देखा तो सबको नियति की तरफ देखता पाकर वो समझ गया कि उसे अपनी बहन की मास्क उतारनी नहीं चाहिए थी। उसकी बहन की खूबसूरती की वजह से कहीं सब उसके पीछे ही ना पड़ जाए। ये सोचकर उसने जल्दी से सबको गुस्से से घूर कर देखा। अब आगे पर इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बस कुछ लोग जो कॉमन एरिया में बैठे हुए थे वही लोग ने थोड़ा नजरें इधर उधर किया, पर स्वाभिमान और अगम तो अभी भी नियति को अपनी आंखें फाड़कर देख रहे थे। जैसे उन लोगों ने आज पहली बार ही लड़की देखा हो। यश और संजीत ने नियति पर से अपनी नजरें फेर लिया था। उन्हें भी सच में उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी। अगम खुशी से अपनी गाल पर हाथ रख के बोला, हाय, जितना मैंने सोचा था मेरी गर्लफ्रेंड तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। स्वाभिमान भी बोला, हाँ, अब तो मैं उससे नंबर जरूर मांग कर रहूंगा। फिर अगम को देखकर गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी भाभी है, अभी उसे भाभी बोल। पर अगम ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और मुंह बनाकर बोला, अभी तक क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी है? नहीं ना, तो फिर वो तुम्हारी कैसे हो गई? क्या पता वो मुझे पसंद करे, वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम हूं। अभी तक तो हम दोनों ने कम्पीट भी नहीं किया है, तो फिर मैं क्यों पीछे हट जाऊं? वो हम दोनों में से किसी को भी चुने, हमें सेक्रीफाइस करना ही होगा। उसकी बात सुनकर स्वाभिमान ने गुस्से से दांत पीस लिया। वहीं संजीत और यश आपने दोनों पागल भाई को देख रहे थे जो मूर्खों की सरदारों की तरह बात कर रहे थे। दोनों ने सिर हिला दिया। तभी प्राची बोली, ठीक है, आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? क्या पता उसकी पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड हो। आए वो जो उस लड़की के साथ बैठा है, वो कितने प्यार से उसकी हाथ को पकड़ कर ला रहा था और अभी उसे अपने हाथों से चिप्स भी तो खिला रहा था। और वैसे भी वो लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है, और इतनी खूबसूरत लड़की की पहले क्यों बॉयफ्रेंड नहीं होगा जो वो आप दोनों को चांस देगी। उसकी बात सुनकर स्वाभिमान और अगम ने जय को घूरते हुए देखा और दोनों ने जोर जोर से ना में सिर हिला दिया। अगम बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था, मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड किसी और की हो चुकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? स्वाभिमान भी बोला, हाँ, हो सकता है वो उसका भाई हो। मैं भी तो तुम्हें कितने प्यार से ट्रीट करता हूँ, सभी भाई ऐसे ही अपनी बहन को प्यार से ट्रीट करते हैं। पर दिल ही दिल में जय को देखकर दोनों को डर लग रहा था, क्योंकि जय बहुत हैंडसम था, वो यश और संजीत को टक्कर दे सकता था। दोनों ने जय को गुस्से से घूर कर देखा, ये लड़का उनकी गर्लफ्रेंड की भाई हो तो ही अच्छा है। तभी जय को भी महसूस हुआ कि कोई उसे घूर कर देख रहा है, तो उसने इधर उधर नजर घुमाया तो उसकी नजर स्वाभिमान और अगम पर गया, जो उसे गुस्से से घूर रहे थे। ये देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो तो इन दोनों लड़कों को जानता ही नहीं था। तभी स्वाभिमान और अगम ने दोनों उसे देखकर एक पोलाइट स्माइल किया। जय तो और भी कंफ्यूज हो गया, ये दोनों जोकर है कौन जो अभी पहले तो उसे देखकर गुस्से से घूर रहे थे और अब उसे देखकर इतनी जेन्युइन स्माइल कर रहे हैं। जय को ये दोनों ही पागल खाने से भागे हुए मेंटल पेशेंट लग रहे थे। जय ने उनसे अपनी नजरें फेर लिया। उसने नियति को देखा जो अपनी फोन में बिजी हो गई थी। वहीं स्वाभिमान और अगम ने भी स्टेज की तरफ देखा। दोनों ने गहरी सांस लिया। जब उन दोनों ने देखा कि जय उन्हें देख रहा है तो उन्होंने अपनी होंठों पर स्माइल चिपका दिया। क्या पता सच में ये लड़का उनकी होने वाली गर्लफ्रेंड का भाई हो। कहीं गुस्से में देखने से वो बाद में उनकी रिलेशन में नाराज भाई का रोल ना प्ले करने लग जाए, और अगर ये भाई नहीं हुआ तो वो अपनी स्माइल वापस लेंगे। आखिर उनकी स्माइल बहुत महंगी होती, वो ऐसे कैसे फ्री में किसी के सामने स्माइल कर सकते थे। वहीं उन दोनों की हरकतों से तीनों लड़कियां हंसने लगी। राशि हंसते हुए बोली, दोनों किसी जोकर की तरह ही काम कर रहे हो। क्या तुम दोनों ने अभी देखा नहीं कि कैसे वो लड़का तुम दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे तुम दोनों कोई पागल हो? राशि की बातों से रुचिका और प्राची भी सहमत थे। क्या पता वो हमें इसलिए देख रहा हो क्योंकि हम बहुत हैंडसम है, अगम बोला। तभी स्वाभिमान भी बोला, हाँ, हो सकता है वो हम दोनों में से किसी को अपनी बहन से इंट्रोड्यूस भी करवा दे। तभी यश थोड़े कठोर लहजे में बोला, बस करो तुम दोनों, यहाँ कॉन्सर्ट एंजॉय करने आए थे, कॉन्सर्ट वहाँ हो रही है, उस लड़की के मुंह पर नहीं। यश की डांटने की वजह से दोनों ने स्टेज की तरफ आंखें घुमा लिया।
तभी स्वाभिमान बोला, पर भाई वो सब इस लड़की की तरह खूबसूरत नहीं है ना। उसकी बात सुनकर संजीत ने उसे घूर कर देखा। उसे और यश दोनों को ही इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इन लोगों की जिद करने की वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा, और ये लोग कॉन्सर्ट देखने की बजाय लड़की को देखने में बिजी हो गए हैं। थोड़ी देर में कपल सेगमेंट शुरू हो गया था। बहुत सारे कपल्स स्टेज पर जा रहे थे। रुचिका ने संजीत को देखा, उसके भी संजीत के साथ डांस फ्लो पर जाने का मन था, पर वो जानती थी संजीत उसके साथ कभी नहीं जाएंगे। ऊपर से डांस के बाद लड़के को घुटनों के बल बैठकर लड़की को प्रपोज करना होता है, और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिंग दिया जाता है। पर संजीत उसे ऐसे प्रपोज तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला था। उसने सुना था कि संजीत को पहले से ही एक लड़की पसंद है, पर उसने उस लड़की को कभी नहीं देखा था, ना ही किसी और ने कभी उस लड़की को देखा था। इसलिए सबको लगता था कि घर में शादी की प्रेशर से बचने के लिए संजीत ने झूठ कहा होगा। ऐसे भी दोनों के बीच अभी प्यार जैसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ रुचिका की तरफ से वन साइड वाला लव था, और शायद हमेशा के लिए उसका प्यार वन साइड ही रहने वाला था। पर प्राची और राशि को रुचिका की प्यार के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया। फिर राशि रुचिका से बोली, रुचि दी, आप संजीत भाई के साथ डांस करने के लिए क्यों नहीं जाती हो? तभी प्राची भी संजीत की हाथ पकड़कर बोली, संजीत भाई आप भी जाए ना रुचिका दी के साथ डांस करने। दोनों संजीत और रुचिका को स्टेज पर जाने के लिए फोर्स कर रहे थे। लास्ट को उन दोनों ने भी हार मान लिया और संजीत ने रुचिका की तरफ हाथ बढ़ा दिया। रुचिका दिल ही दिल में बहुत खुश और एक्साइटेड थी। उसने अपने कांपते हाथ को संजीत की हाथ पर रख दिया। संजीत ने उसकी हाथ की सीवा को महसूस किया, तो उसने उसकी हाथ को अच्छे से थाम लिया और बोला, रिलैक्स, बस डांस ही तो करना है। अगर तुम्हें इतने लोगों के सामने डांस नहीं करना तो हम नहीं जाएंगे। ऑब्वियसली संजीत को लगा कि रुचिका को शायद इतने लोगों के सामने डांस करने से शर्मा रहा है या डर लग रहा है, क्योंकि जितना उसे पता था रुचिका बहुत रिजर्व और शाय नेचर की लड़की थी। पर उसे क्या पता था कि पहली बार संजीत की हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने की खुशी और नर्वसनेस की वजह से रुचिका की ये हालत थी। रुचिका ने संजीत को अक्वार्ड होकर देखा। वो कैसे बताए कि वो नर्वस है, पर संजीत उसे बच्चे की तरह संभाल रहा था, जिस वजह से वो खुश भी थी। दोनों वहां से स्टेज पर चले गए। अभी तक और भी कपल्स ने स्टेज में बाकी सबको ज्वाइन कर लिया था। निक और उसकी बैंड इस वक्त अपनी ट्रैक से अलग एक रोमांटिक सॉन्ग गा रहे थे। उस सॉन्ग के साथ सभी कपल्स डांस स्टेप कर रहे थे। संजीत ने रुचिका की एक हाथ को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ को उसकी कमर पर रखा हुआ था। दोनों इस वक्त बहुत करीब थे। संजीत ने रुचिका को स्टेप करने के साथ आपने और भी करीब कर लिया। वहीं रुचिका तो संजीत की आंखों में ही खो गई थी, पर संजीत का रुचिका पर कोई ध्यान नहीं था। वो तो चाहता था कि ये सॉन्ग जल्दी खत्म हो जाए। कुछ देर बाद सॉन्ग खत्म हो गया। होस्ट ने जल्दी से सबको अनाउंस किया कि अब प्रपोजल राउंड शुरू होने वाला था। वहीं संजीत की हाथ में भी एक स्टाफ ने आकर एक रिंग जा बॉक्स पकड़ा दिया। संजीत को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसे इस प्रपोजल सेगमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी निक अपने हाथ में माइक लिए बोला, हेलो एवरीवन, अब आप सब प्लीज अपने पार्टनर्स को रिंग पहना कर प्रपोज कीजिए। आप में से कुछ लकी कपल्स को एक टोकन के जरिए कुछ भी गिफ्ट मिल सकता है। सब निक की बात सुनकर एक्साइटेड हो गए, खास करके कपल्स, और सब निक और बाकी सबके लिए हूटिंग करने लगे। ये सेगमेंट लगभग सबका फेवरेट था। सब अपनी अपनी पार्टनर के सामने घुटनों पर बैठ गए। वहीं संजीत गुस्से में वहां खड़ा था। वो ये बकवास बिल्कुल भी नहीं करने वाला था, क्योंकि संजीत की दिल में ऑलरेडी कोई लड़की थी। वो कभी भी उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता था। उसने रुचिका की हाथ को पकड़ा और उसे लेकर वहां से वीवीआईपी एरिया की तरफ बढ़ गया। एक पल के लिए कुछ लोगों की नजर उन पर गया, पर ज्यादा नहीं देखा किसी ने, क्योंकि तभी लाइट थोड़ी डिम हो गई थी रोमांटिक माहौल बनाने के लिए। वहीं रुचिका संजीत के साथ खींची चली जा रही थी। इस वक्त उसकी हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पर संजीत को इस पर कोई ध्यान नहीं था। संजीत ने कोने में जाकर उसकी हाथ को झटके में छोड़ दिया और बोला, ये सब बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। तभी उसकी नजर रुचिका की आंखों पर गया, जो आंसुओं से भरा हुआ था। उसकी हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। संजीत ने देखा तो उसकी हाथ में भी उसकी उंगलियों की मार्क था। ये देखकर अब संजीत को थोड़ा गिल्टी फील हुआ। सॉरी, उसने इतना ही कहा था कि उसकी फोन रिंग करने लगा। जैसे ही उसने फोन देखा, उस पर किसी लड़की की नाम फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल को काट दिया और पीछे मुड़ा, पर वहां तो रुचिका नहीं थी।
रुचिका वहां से रोते हुए वीवीआईपी लॉन्च के वॉशरूम की तरफ भाग गई थी। वो रोते हुए जा रही थी, तभी वो किसी से टकरा गई। उसने सामने देखा तो एक लड़की थी। उसने पहचान लिया कि ये वही खूबसूरत लड़की थी जिसे अगम और स्वाभिमान गर्लफ्रेंड बनाने के पीछे पड़े हुए थे। रुचिका एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट और इमोशनल लड़की थी। वो बचपन से अपनी दिल की बात किसी से कह नहीं पाती थी। जब से उसकी मोम डैड की मौत हुई थी, भले ही उसके मामा मामी उसे प्यार करते थे, फिर भी वो सबके साथ खुल नहीं पाती थी। पर आज नियति को देखकर पता नहीं क्यों उसे एक सिक्योरिटी महसूस हुआ। उसने कुछ नहीं सोचा और नियति के गले लगी। वहीं नियति तो हैरान थी। उसने भी इस लड़की को एंट्रेंस के पास देखा था, पर वो इस लड़की को जानती नहीं थी। फिर भी लड़की का उसके गले लगना उसे थोड़ा अजीब लगा। तभी नियति को अपनी कंधे पर गिला महसूस हुआ, तो वो समझ गई कि ये उस लड़की की आंसू है। उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर भी उसने रुचिका की सिर पर हाथ रख दिया और उसे सहलाते हुए बोली, रिलैक्स, आप रो क्यों रही हो। उसने आज तक ऐसे किसी को चुप नहीं कराया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वो इस लड़की को कैसे चुप कराए। नियति की सिर सहलाने से रुचिका धीरे धीरे शांत हो गई। तभी नियति की नज़र रुचिका की लेफ्ट हैंड पर पड़ी, जहां पर किसी की उंगलियों का छाप था और थोड़ी खरोच भी, जो शायद संजीत की खींचने की वजह से लग गया था। नियति की आंखें कोल्ड हो गए। उसकी जगह पर कोई किसी के साथ बदतमीजी कैसे कर सकता है। खास करके उसे पसंद नहीं था कि किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम हो। क्या हुआ, क्या आप ठीक हो? क्या किसी ने आपको परेशान किया है? मैं गार्ड्स को बुलाऊं यहाँ? नियति सवाल कर रही थी। रुचिका कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर रुचिका अपने होश में आए और बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने नियति को इस वक्त पास से देखा। नियति को देखकर उसकी फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई। परेशान? मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। नियति की आंखें कोल्ड हो गए। उसकी जगह पर कोई किसी के साथ बदतमीजी कैसे कर सकता है। खास करके उसे पसंद नहीं था कि किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम हो। क्या हुआ, क्या आप ठीक हो? क्या किसी ने आपको परेशान किया है? मैं गार्ड्स को बुलाऊं यहाँ? नियति सवाल कर रही थी। रुचिका कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर रुचिका अपने होश में आए और बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने नियति को इस वक्त पास से देखा। नियति को देखकर उसकी फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई। अब आगे। नियति सच हद से ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी वो ब्लू आंखें, होंठों के नीचे का काला तिल ही उसे सबसे अलग दिखाने के लिए काफी था। रुचिका एक लड़की थी, पर आज तक उसने भी कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखा था। इस वक्त नियति ने मास्क नहीं पहना था। रुचिका ने नियति की गाल को किसी छोटे बच्चे की तरह टच करते हुए बोली, तुम कितनी खूबसूरत हो और तुम्हारी स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई छोटी बेबी हो। उसकी बात सुनकर नियति को होंठों पर स्माइल आ गई। वो देख सकती थी ये लड़की बहुत साफ दिल की और भोली भाली है। उसने लड़कियों को उसे देखकर जलते हुए देखा था, पर रुचिका इस वक्त सच में उसकी तारीफ कर रही थी और नियति रुचिका की आंखों में सच्चाई देख सकती थी। तुम कोई बाबी डॉल हो क्या? अगर मैं लड़का होती तो मैं जरूर शादी करने तक तुम्हारी पीछा करती। उसकी बचकानी बात सुनकर नियति हंसते हुए बोली, आप भी बहुत खूबसूरत हो। नियति को ये लड़की बहुत पसंद आ रही थी, जो किसी से जलने की बदले उसकी तारीफ कर रही थी। और नियति को रुचिका काफी क्यूट लग रही थी। रुचिका देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। अगर देखा जाए तो रुचिका किसी मॉडल से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी वो हिरनी जैसी आंखें मासूमियत से भरी थी और बिना मेकअप के भी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वहीं नियति की बात सुनकर रुचिका थोड़ी सैड हो गई और बोली, शायद मैं उन्हें खूबसूरत नहीं लगती, या शायद मैंने बहुत देर कर दिया। रुचिका संजीत के बारे में सोचकर मायूस हो गई। फिर आपने माइंड को डाइवर्ट करते हुए बोली, अरे मैंने तो अभी तक तुम्हें अपना नाम ही नहीं बताया। हाय, मैं रुचिका। रुचिका ने नियति की हाथ को खुशी से पकड़ लिया। वहीं नियति देख सकती थी कि शायद किसी ने इस लड़की को हट किया है, या फिर जिसे वो पसंद करती है वो इस लड़की को पसंद नहीं करता है। फिर भी ये लड़की कितनी आसानी से खुश हो गई। नियति छोटी सी स्माइल लिए बोली, मेरा नाम नियति है। वाह, तुम हंसते हुए और भी प्यारी लगती हो, हमेशा हंसती रहा करो। रुचिका उसकी खूबसूरत स्माइल को देखते हुए बोली। वहीं दूसरी तरफ संजीत इस वक्त बहुत परेशान हो गया था। कॉन्सर्ट खत्म होने को था। वो भी वीवीआईपी एरिया में सबके पास आ गया था, पर यहाँ आकर उसने रुचिका को कहीं नहीं देखा, जिस वजह से वो परेशान हो गया। उसे उस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो किसी और से प्यार करता था तो कैसे सबके सामने रुचिका को रिंग पहनाता? क्या ये एक धोखे की तरह नहीं होता अपनी गर्लफ्रेंड के लिए? इसलिए अपना गुस्सा उसने कब रुचिका पर निकाल दिया उसे पता ही नहीं चला।
उसे लगा रुचिका को पता है इस रिंग प्रपोजल सेगमेंट के बारे में, फिर भी ये लड़की वहां उससे बिना बताए गई। इसलिए वो रुचिका को वहां से घसीट कर ले आया, जिस वजह से रुचिका की हाथ में दर्द हो रहा होगा। और तो और उसने उसकी हाथ पर खरोचों के निशान भी देखा था। वो रुचिका से माफी मांगना चाहता था, पर तभी उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, जिस वजह से उसने रुचिका को इग्नोर कर दिया। भाई आप ले गए थे ना रुचिका को, फिर आपको कैसे नहीं पता कि रुचिका कहाँ है? प्राची थोड़े परेशान होकर बोली, उसे रुचिका को अपने भाई के साथ जाने के लिए बोलना ही नहीं चाहिए था शायद। बाकी सब रुचिका को ढूंढ लेते, पर रुचिका डांस करने के लिए अपनी फोन राशि को देकर गई थी। इसलिए वो रुचिका को फोन करके भी नहीं पूछ सकते थे कि वो कहाँ है। यश ने संजीत को गंभीर भाव से देखा और बोला, संजीत क्या हुआ था, सच सच बताओ। तुम दोनों डांस के बाद जब लाइट डिम हुआ तुम दोनों प्रपोजल सेगमेंट में नहीं थे, तो फिर रुचिका कहाँ चली गई? उससे भी तो तुम्हारे साथ वापस आना चाहिए था ना। यश रुचिका को राशि की तरह ही प्यार करता था। वो रुचिका की केयर करता था क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा इमोशनल थी। और अब वो कहाँ है ये बात किसी को नहीं पता, इसलिए यश थोड़ा ज्यादा परेशान थी। तभी दूसरी तरफ से अगम भागते हुए आकर बोला, भाई मुझे लगता है हमें यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। तभी स्वाभिमान भी वहां आकर बोला, हाँ भाई अब तो कॉन्सर्ट भी खत्म हो गया। पता नहीं अगर रुचिका को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। अगम और मैंने बाहर और दूसरे नॉर्मल रो में भी देख लिया है, पर वो हमें नहीं मिली है अभी तक। कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो, वैसे भी वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, प्राची भी बोली। संजीत को ये सब अपनी गलती लग रहा था। अगर वो रुचिका को ऐसे खींचकर नहीं लाता तो रुचिका कहीं नहीं जाती। आज यहाँ हजारों फैंस आए थे, उनमें से कई सारे रिच फैमिली के बिगड़ेल लड़के भी थे, जिस वजह से सबको और भी ज्यादा रुचिका के लिए डर लग रहा था कि कहीं रुचिका के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तभी जय जो वहां से उठकर जाने वाला था, उसे नियति की कॉल आया। वो भी अभी तक नियति को वापस ना आते हुए देखकर थोड़ा परेशान हो गया था। उसने जल्दी से नियति की कॉल को रिसीव किया और बोला, लिटिल सिस्टर कहाँ हो तुम? फिर नियति ने कुछ कहा तो जय को नजर यश और संजीत और बाकी सब पर गया, तो उसका मुंह सिकोड़ गया, उन्हें क्यों साथ ले जाना है? जय ने फिर फोन रख दिया और संजीत और बाकी सब की तरफ बढ़ गया जो बाहर निकल रहे थे। ओए हेलो मिस्टर, जय ने यश को पुकारा जो साइड में चल रहा था। जय का मुंह बन गया था, उसकी बहन ने क्यों इन लोगों को वीवीआईपी लॉन्च में ले जाने को बोला उसे समझ नहीं आ रहा था। और ये रुचिका कौन है और उसकी बहन के साथ क्या कर रही है? यश, संजीत और बाकी सब जो बहुत परेशान थे और बाहर जा रहे थे। जय के बुलाने से वो रुक गए। वहीं अगम और स्वाभिमान जय को चमकती हुई आंखों से देखने लगे। सबने जय को पहचान लिया था। क्या ये वही लड़का नहीं है जो उस खूबसूरत लड़की के साथ बैठा था? वहीं जय ने जब देखा कि अगम और स्वाभिमान उसे स्माइल लिए देख रहे हैं, उसने दांत पीस लिया और बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूं, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं उसकी बात सुनकर स्वाभिमान और अगम का भी मुंह बन गया। अगम बोला, तुम्हें किसने कहा कि हम तुम में इंटरेस्टेड है? हम भी स्ट्रेट है। और नहीं तो क्या, अपनी सोच तो थोड़ा लगाम दो। स्वाभिमान भी उसे घूरते हुए बोला, ये लड़का उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? वो तो इसलिए जय को खुश होकर देख रहे थे क्योंकि जय उस लड़की की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता था। जय ने मुंह बना लिया और बोला, कोई रुचिका नाम की लड़की है, इस वीवीआईपी लॉन्च में है। उन्होंने आपने दोनों दोस्तों को वहां बुलाया है, पर तुम तो यहाँ 6 लोग हो भी उनकी दोस्त है। आप वहां चले जाओ, नहीं तो आप सब अगर साथी तो चले जाओ। इतना कहकर जय वहां से आगे चला गया। वहीं उसकी बात सुनकर सब परेशान फिर थोड़ा रिलैक्स भी हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के को कैसे पता चला कि रुचिका वहां है, और तो और रुचिका ने इस लड़के को क्यों उन्हें बुलाने के लिए कहा। ये सोचते हुए वो सब भी जय के पीछे पीछे चले गए, जो इस वक्त बहुत स्पीड से चल रहा था, जैसे उसे किसी मैराथन में भागने जाना है। सब उसके पीछे पीछे चले गए और सब वीवीआईपी लॉन्च में पहुंच गए। आज पहली बार वो इस वीवीआईपी एरिया में आए थे, क्योंकि कॉन्सर्ट में यहां आने को किसी को अलाउड नहीं था। सब अंदर एक बड़े से रूम में चले गए तो सबकी नज़र सोफे पर पड़ा, जहां रुचिका बैठी हुई थी और एक खूबसूरत लड़की उसकी हाथ पर एंटीसेप्टिक लगा रही थी। उस लड़की को देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि वो कोई और नहीं नियति थी जिसे उन लोगों ने पहले देखा था। वहीं अगम और स्वाभिमान की फेस पर तो बड़ी सी स्माइल आ गई। ये लड़की उनकी क्रश जो थी, वो इस लड़की को परी की तरह देख रहे थे।
जैसे ही वो बढ़ रहे थे, सबने देखा वो लड़का जो अभी उन्हें एटीट्यूड दिखाकर बात कर रहा था वो जाकर सीधा उस खूबसूरत लड़की के पास बैठ गया और उसकी कंधे पर धीरे से सिर रख के बोला, मुझे भूख लगी है। ये देखकर अगम और स्वाभिमान ने दांत पीस लिया, क्या ये उनकी सपनों की परी का बॉयफ्रेंड है? ये देखकर तो यश को भी पता नहीं क्यों पर अच्छा नहीं लगा। वो पहली बार किसी लड़की के लिए शायद कुछ फील कर रहा था। वहीं रुचिका ने जब सबको देखा तो उसकी होंठों पर मुस्कान आ गई। वो प्राची और राशि को अपने पास बुलाते हुए बोली, तुम दोनों यहां बैठ जाओ। आज हम निक और उसके पूरे बैंड से मिलकर हो जाएंगे। रुचिका की बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए, पर राशि और प्राची खुश हो गईं। दोनों निक और उनके पूरे बैंड की फैन जो थे, दोनों जाकर रुचिका के पास बैठ गए। सच में क्या निक और बाकी सब यहां आने वाले हैं? उन दोनों की बात सुनकर रुचिका खुशी से बोली, हाँ, मुझे नियति ने कहा है वो आज मुझे उनसे मिलवा देगी। इतना कहकर उसने खुशी से नियति की हाथ को पकड़ लिया। वहीं अब जाकर सबको पता चला कि इस लड़की का नाम नियति है। हाय, कितनी खूबसूरत नाम है नियति। नियति स्वाभिमान साथ में कितना अच्छा लगेगा ना? स्वाभिमान सपने देखते हुए बोला। तो अगम उससे घूरते हुए बोला, बिल्कुल बकवास लग रहा है। अगम और नियति ये सबसे बेस्ट है। वहीं तीनों लड़कियां डे से भूल गई थी कि यहाँ उनके तीनों भाई भी है। वो तो अपने आइडल से मिलने की खुशी में पागल हो गई थी और प्राची और राशि नियति की खूबसूरती की तारीफ किए जा रही थी। वहीं संजीत ने सिर हिला दिया, पर उसे बुरा लगा कि उसकी वजह से रुचिका को चोट लग गई थी। वहीं नियति देख सकती थी कि ये तीनों लड़कियां बहुत अच्छी और प्यारी थी। नियति ने जय के लिए जल्दी से कुछ खाना मंगवाया। थोड़ी देर में स्टाफ जय के लिए खाना लेकर आ गए। बाकी भी बहुत सारा स्नैक्स था जो सबके खाने के लिए काफी था। वहीं संजीत, यश तो ये सोच रहे थे कि ये लड़की आखिर है कौन जो यहाँ स्टाफ को ऑर्डर दे सकती है और सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। अब उन्हें थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी। वो चारों भी वहीं बैठ गए। अगर नियति पुरानी लाइफ की यादों को खंगालती तो जरूर वो संजीत, स्वाभिमान और प्राची को पहचान लेती। सी पर उसने सिर्फ मेन कैरेक्टर पर ध्यान दिया था। उसे लगा अगर वो प्रखर से दूर रहेगी तो सब ठीक रहेगा, इसलिए उसने बाकी कुछ पर ध्यान नहीं दिया। पर प्रखर तो उसके करीब आ गया था और अभी नियति थोड़ा हैरान थी। रुचिका को रोते देख उसने बस उसकी जख्म पर मेडिसिन लगाने उसे ले आई थी, पर वो निक की इतनी बड़ी फैन है जानकर वो उसे निक से मिलाने के लिए यहाँ रोक लिया। उसके बाद रुचिका की दो दोस्त आने थे, पर ये 6 कहाँ से आ गए? वहीं अगम और स्वाभिमान उसे अभी भी प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। स्वाभिमान उसे देखते हुए हंसते हुए बोला, मिस नियति आप सच में बहुत खूबसूरत है। मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखा। अगम जहां पीछे रहने वाला था वो भी बड़ी सी स्माइल लिए बोला, सच में आप बहुत खूबसूरत और क्यूट हो। वेस क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? ये कहते हुए अगम और स्वाभिमान की तिरछी नजर जय पर भी जा रही थी, जो आराम से बैठकर खा रहा था और सबको गुस्से से घूर रहा था। वो दोनों सोच रहे थे मिस नियति ना करे ताकि वो दोनों एक फेयर कंपटीशन कर सके। नियति ने आंखें छोटी करके दोनों को देखा। तभी जय बोला, नहीं, मेरी बहन की कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मेरी बहन को बॉयफ्रेंड चाहिए भी नहीं। वैसे भी मेरी बहन अभी 18 की नहीं हुई है। अगर किसी ने मेरी बहन के बारे में गलत सोचा तो उसकी हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। जय ने ये सब जानबूझकर अगम और स्वाभिमान को दिखाकर कहा था। वो देख सकता था कि ये दोनों लड़के बार बार उसकी बहन को देख रहे हैं। इतना कहकर उसने एक चिप्स का पीस नियति की तरफ बढ़ा दिया, तो नियति ने भी खा लिया। वहीं ये लड़का मिस नियति का भाई है, ये जानकर तीनों ने राहत की सांस लिया। 2 थे अगम और स्वाभिमान और तीसरा यश था। उसे भी पता नहीं क्यों ये सुनकर अच्छा लगा। सबकी हैरानी। नियति की रूम में फिर से प्रखर, अगर किसी ने मेरी बहन के बारे में गलत सोचा तो उसकी हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। जय ने ये सब जानबूझकर अगम और स्वाभिमान को दिखाकर कहा था। वो देख सकता था कि ये दोनों लड़के बार बार उसकी बहन को देख रहे हैं। इतना कहकर उसने एक चिप्स का पीस नियति की तरफ बढ़ा दिया, तो नियति ने भी खा लिया। वहीं ये लड़का मिस नियति का भाई है, ये जानकर तीनों ने राहत की सांस लिया। 2 थे अगम और स्वाभिमान और तीसरा यश था। उसे भी पता नहीं क्यों ये सुनकर अच्छा लगा। अब आगे वो थोड़े हैरान भी थे कि इतनी कम उम्र की लड़की जिसकी उम्र अभी 18 साल भी नहीं हुई है, वो इतना ज्यादा पावर होल्ड करती है। तभी संजीत का फोन फिर से रिंग होने लगा। संजीत ने अपने फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड अमायरा का कॉल देखा। जैसे ही वो कॉल काटने वाला था, स्वाभिमान जो बेशर्म होकर स्नैक्स का प्लेट लेने जा रहा था, क्योंकि उसे भी भूख लगी थी और जय को खाते देख तो उसका भूख और भी बढ़ गया था। पर गलती से उस वजह से स्वाभिमान का हाथ संजीत के फोन पर लग गया और कॉल रिसीव होकर नीचे गिर गया।
शायद इस वजह से स्पीकर भी ऑन हो गया था। दूसरी तरफ से एक मीठी आवाज आई, संजीत बेबी, तुम मेरी फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? एक तो तुम कॉन्सर्ट में मुझे लेकर नहीं गए और अब मुझे मना भी नहीं रहे हो, और जब मैं कॉल कर रही हूं तो कॉल भी उठा नहीं रहे हो। वहीं संजीत ने आपने फोन को जल्दी से उठाया और स्पीकर ऑफ कर दिया। अभी तक अमायरा बस बोले ही जा रही थी। संजीत थोड़े नॉर्मल टोन में बोला, मैं बाद में बात करता हूं। इतना कहकर संजीत ने फोन रख दिया। पर इस कॉल की वजह से रुचिका का मासूम दिल बुरी तरह से टूट चुका था। पहले तो प्राची की बातें सुनकर उसे लगा था सच में संजीत ने मैरिज की बातों को अवॉइड करने के लिए गर्लफ्रेंड की बातें बोला होगा। पर अब उसकी गलतफहमी पूरी तरह से दूर हो गई थी। रुचिका की आंखों में आंसू थे, वहीं प्राची और राशि भी रुचिका को देख रही थी। दोनों ने उसकी हाथ को पकड़ लिया। वो कैसे रुचिका की दिल की बात नहीं समझ पाते। सालों से वो सब दोस्त थे। वो समझ पा रहे थे कि इस कॉल की वजह से अब रुचिका बुरी तरह से टूट गई है। वो दोनों अच्छे से जानते थे कि रुचिका बच्चों से ही संजीत भाई को प्यार करती है, पर लगता है अब बताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। रुचिका, जो अभी निक और उनकी बैंड से मिलने के लिए काफी खुश थी, अब उसका चेहरा कुछ मुरझा सा गया था। नियति समझ गई कि हो ना हो रुचिका इस लड़के से प्यार करती है। कोई इतनी मासूम और बेवकूफ कैसे हो सकता है? ये लड़का इसे प्यार ही नहीं करता है। रुचिका इतनी खूबसूरत है कि उसे कोई भी लड़का मिल सकता है, पर उसके अंदर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं है खुद की अपीयरेंस को लेकर। नियति ने इतना सोचकर सिर हिला दिया। रुचिका सबके सामने हंसने की कोशिश कर रही थी, पर उसके दिल में जो दर्द हो रहा था वो चाहकर भी छुपा नहीं पा रही थी। वहीं संजीत ने भी तभी रुचिका की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू था। सी पर वो बाहर से हंस रही थी। संजीत उसे सॉरी बोलना चाहता था अपनी बिहेवियर के लिए, पर यह सही समय नहीं था। उसे रुचिका की आंखों में आंसू देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और निक, एमी, रीटा, एलेक्स और सैम अंदर आए। वो पांचों इस वक्त सेम आउटफिट में थे। वहीं सबका नजर दे से ही उन पांचों पर गया। रुचिका तो कुछ देर के लिए अपनी दर्द को भूल ही गई और सोफे से उछलकर खड़ी हो गई। प्राची और राशि का भी उन पांचों को इतने पास देखकर वही हाल था। उन पांचों ने भी बाकी सबको नोटिस किया, पर उन्हें नहीं पता था कि ये लोग कौन है। फिर भी नियति की दोस्त होंगे कहकर उन पांचों ने भी उन सबको देखकर एक जेंटल स्माइल किया। ये देखकर तो तीनों लड़कियां बेहोश होने वाली थी। निक, मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूं, इतना कहकर प्राची पहले निक और बाकी मेंबर्स की तरफ भागी। राशि और रुचिका भी उनके पास चले गए। रुचिका ने जल्दी से एक पेपर और पेन टेबल से उठा लिया और बोला, क्या मुझे आप सबका ऑटोग्राफ मिल सकता है प्लीज? मुझे कल आपने सारे फ्रेंड्स को बताना है मैं आप सबसे मिली थी। वहीं प्राची और राशि भी बोल पड़े, हमें भी ऑटोग्राफ चाहिए। वहीं रुचिका को निक और एलेक्स की इतने करीब देखकर पता नहीं क्यों पर संजीत तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनमें इतना क्या खास है जो ये इतना पागल हो रही है? फिर उसने सिर हिला दिया, रुचिका कुछ भी करे इससे उसे क्या। वहीं सबने एक एक करके ऑटोग्राफ साइन किया और एमी बोली, अरे ऐसी फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है? आप सब नियति की दोस्त हैं ना, तो आज से आप सब हमारे भी दोस्त हैं। सच में तीनों लड़कियों के साथ स्वाभिमान और अगम भी खुश हो गए, क्योंकि इस बैंड की दोनों लड़कियां भी बहुत फेमस थी। दोनों उठ गए। स्वाभिमान ने जल्दी से अपने हाथ को टी शर्ट में ही पोंछने लगा और जल्दी से सबसे हाथ मिलाने आगे चला गया। उसकी इस हरकत को देखकर संजीत और यश ने सिर हिला दिया, क्योंकि वो जानते थे कि स्वाभिमान ऐसे ही है, बिल्कुल बेग। उसके अंदर बचपन से ही थोड़ा सा भी टेबल मैनर्स नहीं है और ना ही वो कोई हाइजीन फॉलो करता है। उसका जो मन करता है वो ठेले से भी खा लेता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे वो कोई गरीब भाकरी हो। अगर रास्ते में उसे कोई देख लेगा तो सोचेगा कि इसे घर में खाना नहीं मिलता है। स्वाभिमान घर का सबसे छोटा बेटा था, इसलिए वो बहुत लापरवाह और फ्री रहता था। उसके मन में जो आया वो वही करता था और जो भी मन करे बोल देता था। उसे सामने वाला क्या सोच रहा है इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उसके दोनों बड़े भाई ने ले रखा था। इसलिए स्वाभिमान के हिसाब से वो बस जिंदगी को एंजॉय करने लिए ही पैदा हुआ है। वहीं जय ने अंकुर सिकोड़ लिया और बोला, छी तुम तो मुझसे भी ज्यादा अनहाइजेनिक हो। ऑटोग्राफ के बाद उन सब ने फोटो लिया। रुचिका को उन सबके इतने पास जाकर फोटो लेता देखकर संजीत की आंखें छोटी हो गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसे क्यों बुरा लग रहा था ये भी उसे समझ नहीं आ रहा था। फोटो लेने के बाद सब बैठ गए। निक और बाकी सब अलग अलग चेंजिंग रूम में चले गए। वहीं अब तो सब नियति की असली आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। अगम सिर खुजलाते हुए दांत दिखाकर बोला,
मिस नियति, क्या आप निक और बाकी सबकी दोस्त है? बाकी सबको भी यही लग रहा था कि नियति निक और बाकी चारों की दोस्त है, इसलिए उससे इतना एक्सेस है यहाँ। पर जय का मुंह बिगड़ गया। वो अपने सेक्स को रखते हुए बोला, उससे तुम्हें क्या? तुम्हें क्या लगता है मेरी बहन कोई ऐसी लड़की है जिससे तुम घूरते हुए सवाल पूछ सकते हो? मेरी बहन वर्ल्ड वाइड कंपनी की ओनर है, उसकी आइडेंटिटी सिर्फ निक के दोस्त के बारे में कैसे हो सकती है? इतना कहकर उसने 2 चिप्स पैकेट उठाया और उसे अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, लिटिल सिस्टर, मुझे ये चिप्स चाहिए। ये बहुत टेस्टी है, मैं इसे घर पर कल खाऊंगा। नियति ने हाँ में सिर हिला दिया। क्या उसके जय भाई ने जानबूझकर उसकी असली आइडेंटिटी रिवील कर दिया? आगे से वो अपने जय भाई को जहां भी लेकर जाएगी उन्हें पहले चुप रहने के लिए बोलेगी। वहीं जय ने यह ध्यान ही नहीं दिया कि अभी अभी उसने जो बॉम्ब सबके ऊपर फोड़ा था, उसकी वजह से सब नियति को ही हैरानी से देख रहे थे। जैसे नियति कोई अटबा अजूबा हो, आप सच में वर्ल्ड वाइड कंपनी की ओनर हो, स्वाभिमान हकलाते हुए बोला। तभी रुचिका अपनी हैरानी से बाहर आकर बोली, हाँ तो क्या झूठ बोल रहे हैं? भला किसी और के पास इतनी ज्यादा एक्सेस कैसे हो सकता है? सब हैरान थे, यश और संजीत भी, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी लड़की इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी की पीछे की मास्टरमाइंड है। अफवाह ये था कि वो कंपनी पूरी दुनिया में एंटरटेनमेंट की दुनिया में फैला हुआ है। हर एक बड़ा एक्टर और एक्ट्रेस उस कंपनी के अंडर साइन करना चाहता है। वो कंपनी ही उनके लिए फर्स्ट चॉइस होती है जो एंटरटेनमेंट की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। और उस कंपनी का सीईओ एक बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है और उसका टर्नओवर हजारों करोड़ों में है। मतलब ये जो लड़की उनके सामने बैठी थी वो उस कंपनी की मिस्ट्रियस ओनर है। अब जाकर उन्हें समझ में आ रहा था कि क्यों नीचे सारे गार्ड्स इस लड़की के सामने इतनी रिस्पेक्टफुली झुककर ग्रिट कर रहे थे। ऑफकोर्स ये लड़की उनकी बॉस थी तो वो तो इसे रिस्पेक्ट करेंगे ही। वो सब इसके आगे कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे। तभी चेंजिंग रूम से निक और रीटा बाहर आए। तभी बाकी की चेंजिंग रूम से एमी, एलेक्स और सैम भी बाहर आए। पांचों आकर सोफे पर बैठ गए और बातें करने लगे। तभी नियति ने टाइम देखा और बोली, टाइम हो गया है, अभी मुझे जाना है। उसकी बात सुनकर निक, एमी और बाकी सब ने भी हाँ में सिर हिला दिया। वो पांचों भी थक गए थे। उन्हें यहाँ से पास की होटल में जाना था जहां उनके लिए नियति ने ऑलरेडी एक फ्लो खाली कर दिया था। सब बाहर चले गए। रुचिका, प्राची और राशि तीनों नियति के पास चले रहे थे। उन तीनों का ही नियति को छोड़ने का मन नहीं था। तीनों ने उसे नंबर मांगा ताकि वो बाद में मिलने का प्लान बना सके। तीनों को इतनी मायूस देखकर नियति ने उन्हें अपनी कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। वहीं अगम और स्वाभिमान ने भी प्राची की फोन में देखकर अपने फोन में नंबर सेव कर लिया। फिर नियति और जय अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल गए। बाकी सब भी चले गए। यश, राशि, रुचिका और अगम को लेकर चला गया। संजीत भी स्वाभिमान और प्राची को लेकर अपने कार में बैठकर चला गया। थोड़ी देर बाद नियति और जय घर पहुंच गए। अब तक सब सो चुके थे क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। दोनों अपने अपने रूम में गुड नाइट बोलकर सोने चले गए। वहीं कोई था जिसकी आंखों में नींद नहीं था। रूही और प्राची, इन दोनों की आंखों में नींद की नामो निशान भी नहीं था क्योंकि आज उन दोनों ने कॉन्सर्ट को लाइव देखा था और वहां हर कोई रिच फैमिली से था। एक पल के लिए जब सब नियति को देखने में खो गया थे, तब नियति की फेस को कैमरा ने कवर किया था, भले ही वो बस कुछ सेकंड के लिए था। फिर भी नियति के लिए कमेंट की बाढ़ आ चुकी थी इंटरनेट पर, जिस बारे में शायद नियति को अभी तक नहीं पता। भले ही कोई और नियति को पहचान ना पाए, पर रूही और नेहा दोनों ने नियति को पहचान लिया था। ऊपर से जय की साइड प्रोफाइल भी दिख रही थी और इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर नियति की खूबसूरती की चर्चा हो रही थी। कुछ पल के लिए कैमरा ने दूसरे फैंस को भी कैप्चर किया था जो मंत्रमुग्ध होकर नियति को देख रहे थे। इसलिए और इस वक्त रूही और नेहा को नियति से हद से ज्यादा जलन हो रही थी। नियति क्यों इतनी खूबसूरत है? अगर वो वहां जाती तो वो भी इसी तरह सबकी प्रशंसा और सुर्खियां बटोर रही होती और अब तक रिच फैमिली की हाय की नजरों में आ चुकी होती। रूही और नेहा दोनों ही यही सोच रहे थे, पर सवाल ये था कि क्या वो दोनों नियति जितनी ही खूबसूरत थे। वहीं नियति की रूम में नियति फ्रेश होकर आकर सो गई। थोड़ी देर बाद बालकनी का डोर ओपन हुआ और एक इंसान रूम के अंदर आया। आज भी उस इंसान की चेहरे पर ब्लैक मास्क और हुडी था। ये प्रखर ही था जो आधी रात को भूतों की तरह अपनी लिटिल बनी को देखने के लिए आ गया था। वहीं नियति जो अभी ठीक से सोई नहीं थी, आधी नींद में थी, उसकी नींद पैरों की आवाज से पूरी तरह से खुल गई। तभी प्रखर नियति की बेड की सिरहाने के पास आया और बैठ गया। उसने नियति की सॉफ्ट चिक्स पर हाथ रखा और उसकी गालों के पास सहलाने लगा।
तभी जीतती ने एक झटके में उसकी हाथ को पकड़ लिया और उसकी होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। आज प्रखर उससे अपना हाथ नहीं छुड़ा रहा था। नियति बैठ गई, उसने उसकी आंखों को ध्यान से देखा। अब वो पूरी तरह से श्योर थी कि ये मिस्टर प्रखर रायजादा है। पहले वो बस कंफर्म करना चाहती थी। नियति ने प्रखर के हाथ को झटक दिया और बोली, मिस्टर प्रखर रायजादा, इतने बड़े बिजनेसमैन होकर ऐसे चोरों की तरह किसी के घर में किसी की रूम में घुसने में आपको शर्म नहीं आती है क्या? 4 नियति, प्रखर की किस साथ में सोना। तभी नियति ने एक झटके में उसकी हाथ को पकड़ लिया और उसकी होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। आज प्रखर उससे अपना हाथ नहीं छुड़ा रहा था। नियति बैठ गई, उसने उसकी आंखों को ध्यान से देखा। अब वो पूरी तरह से श्योर थी कि ये मिस्टर प्रखर रायजादा है। पहले वो बस कंफर्म करना चाहती थी। नियति ने प्रखर के हाथ को झटक दिया और बोली, मिस्टर प्रखर रायजादा, इतने बड़े बिजनेसमैन होकर ऐसे चोरों की तरह किसी के घर में किसी की रूम में घुसने में आपको शर्म नहीं आती है क्या? अब आगे। नियति की बात सुनकर प्रखर की होंठों पर भी तिरछी स्माइल आ गई। उसने नियति को पीछे से हक कर लिया और उसकी बालों की खुशबू को इनहेल करते हुए गहरी आवाज में बोला, नहीं, मुझे शर्म नहीं आती है। इतना कहकर उसने अपने चेहरे से मास्क उतार लिया। बनी, तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। वैसे अपनी होने वाली बीवी की रूम में आने के लिए क्यों शर्मानी चाहिए? इतना कहकर प्रखर ने नियति की कान को चूम लिया। वहीं नियति उसकी स्ट्रोंग ग्रिप देखकर थोड़ा हैरान थी। क्या प्रखर की शादी की प्रपोजल बजाय जल्द ठीक उसकी जन्मदिन के बाद रूही के लिए नहीं आनी चाहिए? तो फिर ये इंसान ऐसा क्यों कह रहा है कि वो उसकी होने वाली बीवी है? क्या कुछ ऐसा है जो उससे छूट रहा है? क्या उसने नियति की यादों को ठीक से नहीं पढ़ा? पर्दे से ही प्रखर ने उसकी ईयरलोब पर किस किया, वो अपनी होश में आए और प्रखर को धक्का दे दिया। मिस्टर प्रखर रायजादा, क्या आप ऐसे जी खुली आंखों से हमेशा ही सपने देखते हैं, या फिर आप चाहते हो कि मैं आपको मार दूं? वैसे मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स है लोगों को मारने के लिए। उसकी बात सुनकर प्रखर ने उसकी आंखों को गौर से देखा। फिर उसकी होंठों पर स्माइल आ गई। वो मन ही मन बोला, दिलचस्प, मेरी लिटिल बनी इतनी बदल गई है। पर मुझे नहीं लगता कि तुम अपने होने वाले पति को मरोगी। प्रखर उसकी ओर पास आकर मैग्नेटिक आवाज में बोला। तो नियति की होंठों पर स्माइल और भी बड़ी हो गई। ये प्लॉट चेंज कैसे हो गया? जो भी हो, अब मुझे तुम्हारी इन सुनहरी आंखों में बहुत दिलचस्पी है मिस्टर प्रखर रायजादा। अगर तुम वो हो जो मैं सोच रही हूं, तो फिर इतना ही सोचकर उसकी डेविल स्माइल बड़ी हो गई। तो मिस्टर प्रखर रायजादा जो 29 साल के हैं, उन्हें मुझ जैसी 17 साल की लड़की में इंटरेस्ट है। नियति की स्माइल और भी तीखी हो गई थी। तभी प्रखर उसे झटके में बेड पर सुलाकर बोला, चलो इस पोजीशन में बात करते हैं। इतना कहकर वो नियति के ऊपर आ गया और उसकी दोनों तरफ कोहनी टीका दिया। क्या ये पोजीशन परफेक्ट नहीं है? प्रखर की सैडिक्टिव आवाज और करीबी नियति की दिल में हलचल पैदा कर रही थी। नियति की आंखें छोटी हो गई तो प्रखर उसकी ब्लू आंखों में देखते हुए बोला, मेरी लिटिल बनी, तुम 17 साल की हो इसलिए तो मैं रुका हुआ हूं। तुम जब 18 साल की हो जाओगी तब हम शादी करेंगे और 15 दिन बाद तुम 18 साल की हो जाओगी। इतना कहकर प्रखर नीचे झुका और नियति की नाक पर आपने नाक से टच किया। नियति ने गहरी सांस लिया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। ये इंसान क्या है? क्या ये सच में उन चारों में से एक है? नियति बस यही सोच रही थी। वैसे मिस्टर रायजादा, क्या आप अपने बेटे को अकेले छोड़कर कैसे आ गए? नियति प्रखर को आपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए बोल रही थी, पर प्रखर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना भार नियति के ऊपर छोड़ दिया और उसकी सीने पर सिर रख के बोला, क्या तुम्हें कियान की चिंता हो रही है? तुम मुझसे शादी करके कियान की मोम क्यों नहीं बन जाती हो? नियति जो इरिटेट हो रही थी, उसे कियान का ख्याल आ गया। चाहे कुछ भी हुआ हो, इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी। तभी पुरानी नियति की यादें उसकी दिमाग में घूमने लगी, जहां एक छोटा सा बच्चा जो कि कियान था, वो आग के बीच खड़ा मम्मी डैड चिल्ला रहा था। पर सामने 2 लोग थे जो उसकी बुलाने पर भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे और कियान नीचे 2 बॉडी के पास आग के अंदर ही बैठा था। नियति की सिर में ये यादें किसी धुंधली तस्वीर की तरह चल रही थी। उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हर बार यही होता था। लगभग सभी यादें जो नियति की पिछली जिंदगी की थी उसके पास थी, पर ये बस एक ये यादें उससे ठीक से दिखाई नहीं देती थी और इसे याद करके नियति को हर बार सिर दर्द होने लगता था। अभी भी उसकी सिर में ज्यादा याद करने के लिए प्रेशर देने की वजह से दर्द होने लगा था। उसकी माथे पर पसीना आ गया था। वहीं नियति को चुप देखकर प्रखर ने उसकी सीने से सिर निकाल कर ऊपर देखा तो नियति की माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी
और वो थोड़ी बेचैन लग रही थी। अपनी बनी की ऐसी हालत देखकर प्रखर भी थोड़ा परेशान हो गया। What happened बनी, क्या तुम ठीक हो? प्रखर ने प्यार से उसकी गाल पर हाथ रखते हुए बोला। शायद आज पहली बार वो किसी से इतने प्यार से बात करता होगा। उसने तो कियान से भी कभी इतने प्यार से बात नहीं किया था। उसके बार बार बुलाने पर नियति अपनी होश में आई और प्रखर को अपने ऊपर से धक्का दे दिया। जब से वो कियान से हॉस्पिटल के बाहर मिली थी तब वो इसे ज्यादा याद करने की कोशिश कर रही थी, जो शायद नियति की यादों में भी नहीं था। वहीं प्रखर उसके साइड हट गया था। नियति ने उसे गुस्से से देखा और बोली, मिस्टर रायजादा मेरे रूम से बाहर जाइए। ये कोई पार्क नहीं है जो आप जब चाहे चले आते हैं। नियति की सांसें अभी भी भारी थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि क्यों हर बार वो प्रखर के सामने इतना नर्म पड़ जाती है। प्रखर ने आंखें छोटी करके उसे देखा और उसे गले से लगा लिया। शांत हो जाओ लिटिल बनी, प्रखर उसकी पीठ को सहला रहा था। जिंदगी में वो पहली बार किसी को शांत करवा रहा था, पर यह लड़की उसकी लिटिल बनी थी। तभी नियति को एहसास हुआ कि प्रखर ने क्या किया। प्रखर उसकी गर्दन की नर्वस को प्रेस कर रहा था। नियति ने उसे धक्का देना चाहा, पर उसे अजीब लग रहा था। हाउ डेयर यू, नियति ने मुश्किल से इतना ही कहा। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो ऐसे अपनी गार्ड कैसे डाउन कर सकती थी? उसकी सेंसेस मर गए थे क्या? अगर ये प्रखर की जगह कोई दुश्मन होता तो वो मर जाती। इतनी बड़ी डॉक्टर होकर वो ऐसे केयरलेस कैसे है? नियति ने अपनी गर्दन में हाथ रखा। वो जानती थी डे से खुद को बेहोश होने से रोकना है। वहीं प्रखर भी हैरान था। वो तो चाहता था उसकी बनी आराम से सो जाए, पर उसकी बनी ने खुद को संभाल लिया। वो हैरान तो था पर थोड़ी सेटिस्फाइड भी था अपनी बनी को इतना स्ट्रोंग देखकर। कम से कम अब उसे अपनी बनी को पिछली बार की तरह कैद तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मुझे नींद आ रही है और तुम्हारे पास तो मुझे बहुत सुकून की नींद आने वाली है। इतना कहकर वो नियति को लेकर लेट गया। नियति अब बेहोश नहीं थी, फिर भी पूरी तरह से ठीक नहीं थी। प्रखर ने नियति को हक कर लिया। प्रखर की मस्कुलर हॉट बॉडी और एब्स, बॉडी फ्रेग्रेंस सब नियति को अच्छे से महसूस हो रहा था। पर अफसोस इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। प्रखर ने नियति को देखा जो उससे घूर रही थी। फिर उसने अपना होंठ नियति की होंठों पर रख दिया और पैशन के साथ उसकी होंठों को चूमने लगा। डे से अभी नियति की होंठों को खा जाना चाहता हो। वहीं नियति ने अपने होंठों को भींच लिया। ये महसूस करके प्रखर ने नियति की सीने को जोर से प्रेस किया। इस वजह से नियति की आंखें बड़ी हो गई और उसकी मुंह खुल गया। इसका फायदा उठाकर प्रखर ने नियति की मुंह में अपने जीभ को एंटर किया और नियति की पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। जब नियति को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो प्रखर ने उसे छोड़ दिया। दोनों की सलाइवा दोनों के होंठ पर लगा हुआ था और इस वजह से नियति की लिप्स और भी टेम्पटिंग लग रहा था। प्रखर की सलाइवा से नियति की लिप्स गीला होकर और भी लाल दिख रहा था, जो प्रखर को फिर से उसे चूमने के लिए इनवाइट कर रहे थे। प्रखर का हाथ अभी भी नियति की सीने पर था और सहला रहा था। उसने नियति की होंठों को धीरे से सहलाया और बोला, यू नो बनी, योर लिप्स आर वेरी स्वीट एंड टेस्टी। और मैं हर दिन तुम्हारी इन मीठे होंठ की रस को पीना चाहती हूँ बनी। प्रखर की आंखों में दिजाएं साफ साफ दिखाई दे रही थी। नियति को तो अब गुस्सा आ रहा था। ये इंसान तो उसकी सोच से अलग है। क्या इस इंसान के दिमाग में इस बार कोई प्रॉब्लम हो गई है? जो भी उसकी यादों में थी इस वक्त सब कुछ उससे उलट क्यों हो रहा था? प्रखर ने स्माइल किया और बेशर्मी से नियति की गुस्से को नजरअंदाज कर दिया और उसे हक करके सो गया। नियति की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। सुबह के 6 बजे नियति की नींद खुल गया था। उस वक्त वो गुस्से में आग बबूला हो रही थी। कल उसकी पल भर की लापरवाही की वजह से प्रखर ने उसे बेहोश करने की कोशिश किया और उस इंसान ने नियति को फिर से किस किया। 8 बजे नियति अपनी प्रैक्टिस करके आए और बाथ लेकर बाहर आ गई। अभी वो बाथरोब में थी और खुद को मिरर में देख रही थी। नियति की होंठों को कल प्रखर ने फिर से किस किया था, जिस वजह से उसकी होंठ थोड़ा सूज गया था और इसमें गलती नियति की ही थी। एक टॉप लेवल की डॉक्टर और फाइटर ही कर भी उसने कैसे अपनी सतर्कता को कम किया। प्रखर की करीबी से वो इतना क्यों बहक गई? शायद इसलिए क्योंकि तब नियति की सिर में बहुत दर्द हो रहा था, पिछली जिंदगी को याद करके। नियति ने आंखें बंद करके गहरी सांस लिया और अपनी गर्दन पर देखा, जहां लव बाइट के निशान थे। प्रखर कल रात भर उसे बाहों में जकड़कर सोया था। उसने उसे लव बाइट भी दिया था। नियति को ऐसा लग रहा था जैसे प्रखर इंसान नहीं है, क्योंकि वो एक इंसान को चाहे हो कितने ही स्ट्रोंग क्यों ना हो वो उससे जीत नहीं सकता था। नियति ने सिर झटका, तभी उसे याद आया कि आज तो मिस्टर एंड मिसेस शेखावत की एनिवर्सरी है।
इतना सोचकर उसकी होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसे पता था आज यहाँ दोनों की सालगिरह की पूजा होने वाली थी। और पिछली जिंदगी में भी नियति यहाँ थी, पर बस फर्क इतना था कि तब नियति 19 साल की होने वाली थी और यहाँ 9 महीने से रह रही थी, क्योंकि दादाजी की तब तक मौत हो चुकी थी और दादी माँ ने नियति को घर में रहने के लिए बुला लिया था। आज से ठीक 2 दिन बाद नियति की इस घर में एंट्री हुई थी, पर वो तो यहाँ पहले ही आ चुकी थी और बाकी सब भी तो इतना जल्दी हो रहा था। नियति की यादों के हिसाब से आज के दिन यहाँ काले कपड़े पहनने को अशुभ माना जाता है और पिछली जिंदगी में रूही ने जानबूझकर नियति से प्यार का दिखावा करके ब्लैक कपड़े पहनने को दिए थे। वो एक नॉर्मल अनारकली था, इसलिए नियति ने भी उसे खुशी खुशी पूजा के लिए पहन लिया था। पर उसे कहाँ पता था कि ये तो रूही की एक चाल थी नियति को सबकी नजरों में और भी बुरी बनाने की। और हुआ भी यही, नियति को काले कपड़े में पूजा में आते हुए देखकर सब गुस्से से भर गए। तब दादी माँ भी रूम से बाहर नहीं आती थी जो उसे बचा लेती, इसलिए सब नियति को भला बुरा कहने लगे कि उसने जानबूझकर यहाँ मनहूसियत फैलाने के लिए ऐसे शुभ दिन में काले कपड़े पहन कर आए हैं। और इसी वजह से सब उसे भला बुरा सुना रहे थे, खास करके विश्वनाथ जी के छोटे भाई की फैमिली। आज किस पूजा और पार्टी के लिए शायद हर साल की तरह उनकी फैमिली आने वाली होगी। नियति ने सबको समझाने की कोशिश किया था कि उसे पता नहीं था क्या पहनना चाहिए। वैसे भी उसने कभी फैमिली की पूजा फंक्शन अटेंड नहीं किया था और ये ड्रेस रूही दी ने उससे दिया है। पर कौन उसकी बात पर भरोसा करता। रूही को रोते हुए झूठ बोलकर इससे निकल गई कि नियति उससे नफरत करती है, इसलिए उसकी नाम पर झूठ बोल रही है। और सबने भी बिना झिझक के रूही की बातों को सच मान लिया। फिर नियति को सबने पूजा में रहने के लिए ही मना कर दिया। नियति ने वार्डरोब से ब्लैक आउटफिट निकाला जो पूरी तरह से ब्लैक था। ब्लैक टॉप, ब्लैक जीन्स, ब्लैक जैकेट, उसमें कोई दूसरा रंग नहीं था। नियति ने ब्लैक आउटफिट पहन लिया और रूम से बाहर चली गई। 5. दोनों फैमिली बुरी औरत। पर कौन उसकी बात पर भरोसा करता। रूही को रोते हुए झूठ बोलकर इससे निकल गई कि नियति उससे नफरत करती है, इसलिए उसकी नाम पर झूठ बोल रही है। और सबने भी बिना झिझक के रूही की बातों को सच मान लिया। फिर नियति को सबने पूजा में रहने के लिए ही मना कर दिया। नियति ने वार्डरोब से ब्लैक आउटफिट निकाला जो पूरी तरह से ब्लैक था। ब्लैक टॉप, ब्लैक जीन्स, ब्लैक जैकेट, उसमें कोई दूसरा रंग नहीं था। नियति ने ब्लैक आउटफिट पहन लिया और रूम से बाहर चली गई। अब आगे वो एलिवेटर के अंदर चली गई। नीचे इस वक्त माहौल बहुत ज्यादा अच्छा था। सब हंसी खुशी बात कर रहे थे। नीचे कुछ नया चेहरा भी था और ये सब विश्वनाथ जी की छोटे भाई की फैमिली और उनकी बहन की फैमिली के लोग थे। आइए जानते हैं इन सब के बारे में। शंभूनाथ शेखावत, ये विश्वनाथ जी के छोटे भाई है, उम्र 70 साल, इनका भी खुद का बिजनेस है। करुणा शंभूनाथ शेखावत, ये विश्वनाथ जी की वाइफ है, उम्र 67 साल। भले ही इनका नाम करुणा है पर इनके अंदर करुणा का एक कण भी नहीं है। ये बहुत घमंडी है। इन्हें तो पार्वती जी से भी जलन होती है, क्योंकि पार्वती जी के पति उनका जेठ उनके पति से भी ज्यादा अमीर है, पर वो ये बात किसी के सामने कभी नहीं दिखाती है। राजीव शेखावत, ये शंभूनाथ जी और करुणा जी की इकलौता बेटा है। उनका खुद का बिजनेस है, वो अपने डैड के बिजनेस को भी संभालते हैं, पर उनके अंदर बिजनेस स्किल नहीं है, इसलिए उन्हें अभी बिजनेस में लॉस हो रहा है। झरना राजीव शेखावत, इनकी नाम की ही तरह इनकी मुंह से हमेशा बहता है, पर पानी नहीं बकवास ही बहता है। ये एक अमीर खानदान की लड़की है और बहू भी, इसलिए इनके अंदर घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है। करण शेखावत, ये राजीव और झरना का इकलौता बेटा है। उम्र 23 साल, ये भी अर्जित के साथ सेम डिपार्टमेंट में है। ये बहुत ही अय्याश है, पैसा उड़ना इनका शौक है, पर सिर्फ अपने बाप का। इन्हें कमाने से ज्यादा पैसा उड़ना पसंद है। वैसे भी उनके हिसाब से उनके पास बहुत पैसा है और वो सब उनका ही तो है। काशवी शेखावत, ये है राजीव जी और झरना जी की बेटी, उम्र 21 साल, अभी अभी रूही की कॉलेज में उसकी ट्रांसफर हुआ है। ये भी अपनी दादी माँ और मोम की तरह ही है, लालची, चालाक और मक्कार। अपनी फायदे के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। कौशल्या रॉय, ये है विश्वनाथ जी की बहन, उम्र 67 साल। इनकी शादी विश्वनाथ जी के एक दोस्त से हुई थी। दोनों की लव मैरिज थी और वो ज्यादातर इंडिया से बाहर ही रहते थे। कौशल्या जी एक अच्छी और सुलझी हुई महिला थी। इन्हें नियति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, क्योंकि ये 2-3 साल में सिर्फ एक बार ही इंडिया आती थी। ब्रिजेश रॉय, कौशल्या जी के पति, ये भी एक बड़े बिजनेसमैन है। इनका ज्यादातर बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में है, जो वो 1 साल बाद यहाँ इंडिया में सेटल करने
के बारे में सोच रहे हैं। संग्राम रॉय, ये कौशल्या जी और ब्रिजेश जी का एकलौते बेटे हैं। उम्र 47 साल, ये अपने डैड की कंपनी को ही मैनेज करते हैं और वो यहाँ अब इंडिया में रहकर काम संभालने के बारे में सोच रहे हैं। चंद्रिका संग्राम रॉय, ये संग्राम जी की वाइफ है, उम्र 45 साल, दिखने में खूबसूरत और उतनी ही अच्छी भी। इनके 2 बेटे हैं जो कि जुड़वा है। आकाश रॉय, ये इनका बड़ा बेटा है, उम्र 21 साल, नेचर से बहुत अच्छे हैं। सिंपल और सीरियस रहने वाले इंसान, अभी उन्होंने बिजनेस स्टडीज में एडमिशन लिया है। आदित्य रॉय, ये आकाश से बस 2 मिनट छोटे हैं, इसलिए इन्हें आपने बड़े भाई को भाई कहना पसंद नहीं है। इनके हिसाब से 2 मिनट भी कोई बड़ा होता है क्या? ये हमेशा आकाश को बड़ी कहकर बुलाते हैं और इन्हें हमेशा कॉमेडी करना पसंद है। अगर कोई इन्हें मूवी में हीरो और कॉमेडी कैरेक्टर एक साथ ऑफर करे तो ये बिना सोचे समझे कॉमेडी कैरेक्टर को चुनेंगे। अब आते हैं कहानी पर। पूजा की सभी तैयारियां लगभग खत्म हो गई थी। पंडित जी भी आ गए थे। जय भी अपने दादाजी और दादी माँ के साथ ही बैठा हुआ था, पर तीनों उनकी बात सुनकर बिल्कुल भी हंस नहीं रहे थे। तभी करुणा जी मुंह बनाकर बोली, सीखा, पूजा शुरू होने वाली है। मैंने सुना है इस बार तुम्हारी बेटी भी हॉस्टल से घर वापस आ गई है, तो वो यहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्या वो इतनी बिगड़ैल और बदतमीज है कि उसे पता नहीं कि किस टाइम पर पूजा में आना चाहिए? और यहाँ रूही बच्ची को देखो, वो सुबह उठ गई है और हमारे आते ही वो हमें पहले ग्रिड करने के लिए आए। करुणा जी की बात सुनकर रूही की होंठों पर स्माइल आ गई। सबके सामने नियति कितना नीचे गिरेगी ये उतना ही अच्छा है उसके लिए। उनकी पोती काशवी भी बोली, मैं सुना था वो लड़की कई सालों से घर वापस नहीं आई थी और जाने से पहले भी उसने रूही को हर्ट करने के लिए बहुत कुछ किया था। कहीं अब भी वो वैसी ही तो नहीं है, बस दूसरों को प्रॉब्लम देने वाली? अच्छा होता अगर वो वही हॉस्टल में ही रहती। तुम अपनी ये गटर जैसी मुंह बंद रखो, सुअर कहीं की। जय खड़ा होकर गुस्से से बोला, तुम होती कौन हो ये कहने वाली कि मेरी बहन को कहाँ रहना चाहिए और कहाँ नहीं? कैसे ये घटिया लड़की उसकी बहन के बारे में कुछ बोल सकती थी? दादाजी और दादी माँ भी थोड़े गुस्से में थे। वहीं विपुल जी और सीखा जी की आंखों में आंसू आ गया था। वो भी चाहते थे नियति उनकी पूजा में शामिल हो, पर वो कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। क्या नियति उनकी पूजा में शामिल होगी? वो तो उनसे नफरत करती है। आपने लिए गटर की सुअर सुनकर काशवी का चेहरा काला पड़ गया। वो गुस्से में थी, वहीं उसकी मोम, दादी माँ, बाकी सब भी गुस्से में थे। वो कुछ बोलती तभी कौशल्या जी बोली, काशवी कहने से पहले सोचा करो। तुम नियति के बारे में ये किस तरह बात कर रही हो? वो भी इस घर की ही बेटी है और मुझे नहीं लगता है वो गलत है। गलत तो तुम हो विपुल और सीखा। तुम दोनों ने उस छोटी सी बच्ची को किसके सहारे सालों तक बाहर छोड़ दिया था? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें पता है उस छोटी बच्ची के दिमाग पर कितना असर पड़ रहा होगा? अगर मुझे पता होता कि तुम दोनों ऐसा करोगे तो मैं उसे अपने साथ ले जाती। उनकी बात सुनकर विपुल जी बोले, आपने सही कहा बुआ जी, ये सब हमारी गलती है। हमारी गलतियों की वजह से ही हमारी बच्ची हमसे इतनी नफरत करती है। उनकी बात सुनकर बुआ जी ने गहरी सांस लिया और बोली, अब क्या फायदा है सोचकर। तभी करुणा जी बोली, पर कौशल्या जय ऐसा कैसे कह सकता है रिपोती से? क्या काशवी का यहाँ कोई हक नहीं है? वो भी तो शेखावत खानदान की बेटी है। बाकी सब चुप बैठे थे। आकाश और आदित्य भी चुप थे। ना ही उन्हें नियति के बारे में ज्यादा कुछ पता था और ना ही उन दोनों ने कभी भी नियति को देखा था। तभी एलिवेटर ओपन हुआ तो सब एलिवेटर की तरफ देखने लगे। सबके सामने एक ब्लैक सैंडल दिखाई दिया। फिर सब ने ऊपर देखा तो घरवालों को छोड़कर बाकी सब एक पल के लिए से देखते रह गए। एक बेहद खूबसूरत लड़की पूरी तरह से ब्लैक कपड़ों में एलिवेटर से बाहर आए। लिटिल सिस्टर यहाँ आओ, कोई तुम्हें ढूंढ रहा था। जय ने आगे जाकर नियति की हाथ को पकड़ लिया। वो चाहता था सब उसकी लिटिल सिस्टर को देखे और अगर कोई कुछ भी कहे उसकी लिटिल सिस्टर उनकी बोलती बंद कर दे। सब अपने होश में आए। क्या ये नियति है? करुणा जी हकलाते हुए बोली। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये लड़की इतनी खूबसूरत है। नियति, रूही, नेहा और काशवी तीनों से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसे देखकर इस वक्त काशवी को भी जलन हो रही थी। जैसे रूही और नेहा को फील होता था, अब ठीक वैसे ही काशवी भी फील कर रही थी। क्यों ये लड़की इतनी खूबसूरत क्यों है? उससे खूबसूरत तो रूही भी नहीं है। कहा जाए तो रूही और काशवी दोनों टक्कर के थे। दोनों ही समान भाव से खूबसूरत थे, जिस वजह से काशवी को हमेशा सेटिस्फैक्शन मिलता था। पर नियति को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो नियति के सामने कुछ भी नहीं है।
नियति सोफे पर पैर चढ़ाए बैठ गई। उसे किसी के ग्रिड करने का कोई इरादा नहीं था। उसे इतनी घमंडी होते हुए देखकर झरना जी तंज कसते हुए बोली, सीखा क्या? तुम्हारी बेटी ने यही सीखा है क्या? यहाँ आकर इसे सबसे पहले बड़ों को ग्रिड करके पैर छूकर आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए था? इसके अंदर तो कोई मैनर्स ही नहीं है। झरना जी सीखा जी को इतना पसंद नहीं करती थी क्योंकि रीना पहले उनकी दोस्त थी, पर उनकी बातों का सीखा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और नियति को देखने लगी। वो चाहती तो थी कि नियति सबको ग्रिड करे और सबसे यहाँ घुल मिल जाए, पर वो ये बात नियति को कह तो नहीं सकती थी। वहीं नियति ऐसे बैठी थी जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। तभी करुणा जी भी बोली, और ये क्या है आज जैसे शुभ दिन में कौन ब्लैक पहनता है? ये तो अपसागुन होता है, क्या किसी ने उसे कुछ नहीं सिखाया? नियति को अभी भी बिना भाव के देखकर झरना जी बोली, नियति क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? उनकी बात सुनकर नियति की आंखें छोटी हो गई। वो उन्हें घूरते हुए बोली, मुझे क्या सुनाई देना चाहिए मेकअप से पुती डायन? मैंने बस इतना सुना कि तुम मिसेस सीखा शेखावत को कह रही थी कि उनकी बेटी के अंदर मैनर्स नहीं है। और ये सच भी है, मिसेस शेखावत की बेटी रूही शेखावत के अंदर सिर्फ मनहूसियत है, तो फिर मैनर्स कहाँ से आएगी? और इस बूढ़ी औरत ने कहा कि ब्लैक कपड़ा आज पहनना अपासगुन है। फिर वो सबकी तरफ देखकर बोली, क्या ये बूढ़ी औरत ये बात मुझसे कह रही थी? फिर हंसते हुए बोली, वेल ये कॉलम मेरा फेवरेट है, और ऐसे भी मरे हुए लोगों के लिए कैसी पूजा? उनके लिए तो ऐसे ही कपड़े ठीक है, वेज भी मुझे इस पूजा से क्या लेना देना? उसकी बात सुनकर सब हक्का बक्का रह गए। सब हैरानी से आंखें फाड़े नियति को देख रहे थे। नियति की बातें उन्हें शक दे रही थी। नियति क्या कह रही है, और ये बचपन की डरी हुई रहने वाली नियति ऐसे कैसे बन गई? करुणा जी, शंभुनाथ जी, राजीव और उनका पूरा परिवार यही सोच रहा था। वहीं आकाश और आदित्य ने अब इंटरेस्टिंग नजरों से नियति को देखा। वाह, वो तो सोच रहे थे सभी छोटी बहन की तरह उनकी ये बहन भी शांत और चुपचाप रोने वाली होगी, क्योंकि उन दोनों ने ही कभी बचपन से नियति को नहीं देखा था। और जब भी वो आते थे यहाँ सिर्फ रूही और नेहा ही होते थे, जिन्हें बात बात पर रोने के अलावा कुछ भी नहीं आता था। और आकाश और आदित्य को उन दोनों से इसलिए चिढ़ होती थी। पर उनकी ये बहन तो डेविल निकली, जिसने उनकी छोटी मामी और झरना जी की मुंह पर ही उनकी बेइज्जती कर दिया। बुरी औरत, मेकअप से पुती डायन, ये सोच सोचकर वो हंसना चाहते थे, पर बस खुद को हंसने से रोक रहे थे। दोनों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ये तुम बूढ़ी औरत किसे कह रही हो, और कौन मरे हुए लोग? आज तुम्हारी मोम डेड की सालगिरह की पूजा है, क्या तुम इतना भी भूल भी? करुणा जी गुस्से से भड़कते हुए बोली। तो नियति हंसते हुए बोली, ऑफ कोर्स आपको कह रही हूँ, क्या आप खुद को जवान समझ रही हो? और वैसे भी मैंने सच ही तो कहा, मेरी मॉम डैड तो कब का मरकर नर्क में जा चुके हैं। वो जिंदा कैसे हो सकते हैं? और मिस्टर विपुल शेखावत और मिसेस सीखा शेखावत से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो इनकी एनिवर्सरी में अगर अपशगुन हो तो इससे मुझे क्या? ये ब्लैक कॉलर तो सबसे बेस्ट है। जय भाई, मैं तो कहती हूँ आप भी ब्लैक ही पहनिए, ताकि आपको किसी की नजर ना लग जाए। वैसे भी इस घर में मनहूस तो भरे पड़े हैं। ओहो, तो क्या मैं अभी जाकर चेंज करके आऊं? जय ने मासूमियत से पूछा। उसकी बात सुनकर नियति ने सिर हिला दिया। वहीं बाकी सब हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। रूही और नेहा गुस्से से दांत पीस रही थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि नियति उन्हें ही मनहूस कह रही है। ये लड़की किस तरह से बात कर रही है? विपुल भाई साहब और सीखा भाभी तो जिंदा है, ये कैसे उन्हें मरा हुआ कह सकती है? झरना जी हैरानी से बोली। घर वाले सब चुप थे। ये देखकर उन्हें एक और बड़ा झटका लगा। नियति के इतना सब कुछ कहने के बाद भी कोई अपना मुंह नहीं खोल रहा है। ना विपुल, ना सीखा, नीरज, सरिता, अमृत, अर्जित, बाकी दोनों लड़कियां भी पूरी तरह से चुप थी। छह, आपकी इतनी औकात नहीं है। रूही और नेहा गुस्से से दांत पीस रही थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि नियति उन्हें ही मनहूस कह रही है। ये लड़की किस तरह से बात कर रही है? विपुल भाई साहब और सीखा भाभी तो जिंदा है, ये कैसे उन्हें मरा हुआ कह सकती है? झरना जी हैरानी से बोली। घर वाले सब चुप थे। ये देखकर उन्हें एक और बड़ा झटका लगा। नियति के इतना सब कुछ कहने के बाद भी कोई अपना मुंह नहीं खोल रहा है। ना विपुल, ना सीखा, नीरज, सरिता, अमृत, अर्जित, बाकी दोनों लड़कियां भी पूरी तरह से चुप थी। अब आगे कोई भी झरना जी की बातों का जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि वो सब तो नियति से ये कितनी बार ही सुन चुके थे। वो भला क्या कहते? तभी रूही रोते हुए बोली, छोटी दादी माँ, छोटी माँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से नियति मोम, डैड और हम सबसे नफरत करती है।
मोम डैड भाई सब मुझे नियति से ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। रूही की बात सुनकर करुणा जी और झरना जी का भी मुंह बन गया। करुणा जी बोली, क्या इतनी छोटी सी बात के लिए नियति को सबसे इतनी नफरत करनी चाहिए? ये कितनी छोटी सोच है। तुम पहले भी बचपन में रूही से नफरत करती थी और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी, और अब भी तुम अपनी बातों से वही करने की कोशिश कर रही हो। और विपुल, सीखा तुम दोनों भी इस लड़की को कुछ नहीं कहते हो, इसलिए ये लड़की अब इतनी बदतमीज हो गई है। इसे बड़ों का भी सम्मान नहीं करना आता है। उसने अभी अभी मुझे बूढ़ी और झरना को डायन कहा। तुम्हें ऐसी लड़की को घर में बुलाने की क्या जरूरत थी? ये हॉस्टल में ही ठीक थी। कम से कम तुम्हारे घर में शांति तो थी। अब देखो हमारी रूही इस लड़की की वजह से कैसे रो रही है, और ये अपशगुन करवाने के लिए खुद काले कपड़े पहन कर आ गई, और अब देखो जय को भी काले कपड़े पहनने के लिए कह रही है। तभी झरना जी बोली, हाँ माँ सही कह रही है। सरिता, तुम्हें अपने बेटे को कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना क्या पता वो भी इस लड़की से इन्फ्लुएंस हो जाए और इसकी ही तरह नफरत करने वाली बन जाए। फिर रूही की तरफ देखकर बोली, रूही बच्चा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तुम रीना की बेटी हो तो ये तो नॉर्मल है कि विपुल भाई साहब और बाकी तुम्हारे दोनों भाई तुमसे ज्यादा प्यार करे। आखिरकार तुम उनकी प्रिंसेस हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। झरना जी की बात सुनकर रूही को बहुत खुशी हुई और उसे घमंड भी हो रहा था, क्योंकि सच में वो तो विपुल जी की प्यारी बेटी थी, तो सबका प्यार और अटेंशन तो वो ही डिजर्व करती थी ना। पर उनकी बात सुनकर विपुल जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसका क्या मतलब है कि रूही रीना की बेटी है इसलिए वो उससे ज्यादा प्यार करते हैं? क्या नियति ऑलरेडी उनसे बहुत ज्यादा नफरत नहीं करती है, जो ये नियति की नफरत को और भी बढ़ने को कोशिश कर रहे हैं? तभी जैकी गुस्से से बोला, और ये बोलने वाली आप होती कौन हो कि मुझे किसके साथ रहना चाहिए किसके साथ नहीं? और आपने तो डे से आपने इस बेटे को बड़ा कंट्रोल में कर रखा है ना, इसलिए तो बार में जाकर पैसा उड़ता है। अगर कंट्रोल में रहकर भी आपका बेटा ऐसा नालायक बन गया है तो कंट्रोल में ना रहकर वो कैसा होगा? जय की बात सुनकर झरना जी का चेहरा पीला पड़ गया। वो इस बात को नकारना तो चाहती थी, पर उनके पास कोई कारण नहीं था इसे नकारने के लिए। उनका बेटा करण सच में बहुत ज्यादा पैसा उड़ाता था। वहीं करण ने गुस्से से दांत पीस लिया, इस लड़के ने उसके नाम को यहाँ सबके बीच क्यों घसीटा? भले ही वो पैसा उड़ाता है, पर वो कुछ बुरा काम तो कभी नहीं करता था। वहीं नियति बस ये सब हल्की स्माइल होंठों पर सजाए देख रही थी। और मेरी बहन से अगर के इन्फ्लुएंस हो गया तो मैं बहुत खुश रहूंगा। इतना कहकर जय वहां से उठा और बोला, लिटिल सिस्टर, मैं अभी काले कपड़े पहन कर आता हूँ, मुझे भी देखना है कि कौन मुझे रोकता है। इतना कहकर वो वहां से गुस्से से चला गया। वहीं नीरज जी और सरिता जी ने सिर हिला दिया। वैसे भी वो अब जय को रोक नहीं सकते थे। एक और बात ये थी कि अगर नियति से उनका बेटा इन्फ्लुएंस भी ही गया तो भी ये अच्छा ही होगा, कम से कम कुछ बिजनेस स्किल तो सीखेगा वो नियति से। वहीं आकाश और आदित्य को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी जय की इस बिहेवियर से। वो जय से ज्यादा तो नहीं मिले थे, पर उन्हें इतना पता था कि जय बहुत मस्त मौला टाइप का है। उसे घरवालों में से किसी से भी ज्यादा कोई मतलब नहीं रहता था। उसे पहाड़ों में एडवेंचर करने जाना और वहां की खूबसूरती को कागज में उतरना सबसे ज्यादा पसंद था। जय ने उन्हें एक बार बताया था कि उसे पेंटिंग बहुत पसंद था, पर पता नहीं कैसे जब उसका सिलेक्शन होना था, उसमें जो पहले की सर्टिफिकेट चाहिए था वो गायब हो गया, जिस वजह से जय को कंपटीशन छोड़ना पड़ा, जिस वजह से जय बहुत दुखी हो गया था। उसे तो डाउट था कि घर में ही किसी ने उसे कंपटीशन में जाने से रोकने के लिए उसकी सर्टिफिकेट छुपा दिया होगा। उसने अपनी मोम, डैड और बाकी सब से रिक्वेस्ट भी किया कि अगर किसी ने उसकी सर्टिफिकेट लिया है तो उसे वापस कर दे, पर कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि उनमें से किसी ने सर्टिफिकेट को छुपाया है, जिस वजह से जय को बहुत गुस्सा आया और उस दिन से वो अपनी फैमिली से और भी दूर हो गया। अब तो उसे अपनी फैमिली से कोई मतलब ही नहीं था। पर इस वक्त जय को नियति की इतनी केयर करते देख और उसकी बातें सुनकर उन दोनों को ही हंसी आ रही थी। ये जय तो शायद नियति से बेइज्जती करना भी सीख गया है। दोनों भाई बहन अच्छे से अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रहे हैं, आदित्य ने अपने भाई आकाश के जान में कहा। तो आकाश ने भी हाँ में सिर हिला दिया और बोला, हाँ बिल्कुल सही है। वहीं ब्रिजेश जी, संग्राम जी और चंद्रिका जी नियति को देख रहे थे। चंद्रिका जी को बहुत बुरा लग रहा था, आखिर इन लोगों ने इस बच्ची के साथ कितना गलत किया होगा जो ये बच्ची इतनी नफरत कर रही है इन सब से। वहीं बाकी सब हैरान थे, खास करके करुणा जी और झरना जी। उन्हें लगा नहीं था कि जय भी बिल्कुल अपनी इस बहन नियति की तरह होगा।
सरिता जी बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मेरे बेटे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है झरना भाभी। अगर वो अपनी छोटी बहन का साथ देता है तो ये उसकी मर्जी है। वैसे भी मैंने उसे काफी रोक लिया है, मेरा बेटा ऑलरेडी गुस्सा है। अब मैंने सोच लिया है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी बात सुनकर नियति की होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसे अच्छे से पता था कि ये हृदय परिवर्तन क्यों हुआ है। वहीं झरना जी तो हैरान थी, ये सरिता को क्या हो गया उन्हें समझ नहीं आ रहा था। क्या सरिता को इस वक्त अपने बेटे को फटकार नहीं लगाना चाहिए, तो उसने इसे ऐसे ही क्यों जाने दिया। तभी विपुल जी भी सख्त भाव से बोले, झरना आप भले ही मेरे छोटे भाई की बीवी हो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, पर आपको ये नहीं कहना चाहिए कि रूही मेरा और रीना की बेटी है इसलिए मेरा ज्यादा प्यार उसे ही मिलना चाहिए। नियति भी मेरी बेटी है, मैंने अपनी बेटी के साथ ऑलरेडी बहुत गलत कर दिया है, इतना कि अब वो मुझसे नफरत करती है। मुझे अपनी दोनों बेटी को समान प्यार देना चाहिए था, रूही का ज्यादा प्यार पाने का कोई हक नहीं है। नियति उससे छोटी है इसलिए रूही से ज्यादा प्यार नियति डिजर्व करती थी, जो हम में से किसी ने नहीं दिया, इसलिए मुझे लगता है आप ये बातें याद रखेगी और दोबारा ऐसी बात नहीं बोलेगी। विपुल जी की बातें सुनकर सीखा जी को आज थोड़ा अच्छा लगा, वरना झरना जी जब भी आती थी यही कहती थी कि विपुल जी सिर्फ रीना से प्यार करते हैं, जिस वजह से सीखा जी हमेशा थोड़ी दुखी हो जाती थी। क्योंकि विपुल जी रीना को कितना प्यार करते थे ये तो सीखा जी को भी पता था, पर अब तो विपुल जी उनसे भी बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो वो कैसे प्यार को कंपेयर कर सकती थी। अमृत और अर्जित ने भी इस बात पर कुछ नहीं कहा आज। वहीं करुणा जी, झरना, काश्यपी सब हैरान थे, ये इस फैमिली को हो क्या गया है। पहले तो ये लोग नियति को जरा सा भी पसंद नहीं करते थे, फिर अब ये कैसे सब बदल गया है। ऐसा लग रहा था जैसे अब इनके मन में रूही के लिए अंधा प्यार खत्म हो गया है। वहीं रूही की आंखों में नमी आ गया और गुस्से और नफरत भर गई। क्यों नियति को क्यों सबका प्यार मिलना चाहिए, और उसके डैड ने ये क्यों कहा कि नियति उससे ज्यादा सबकी प्यार डिजर्व करती है। क्या उसके डैड के मन में वो नियति से भी नीचे है। तभी राजीव जी ने झरना की हाथ को नीचे से दबा दिया और बोले, झरना भाई सही कह रहे हैं, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नियति भी हमारे ही घर की बच्ची है, तो फिर रूही को क्यों ज्यादा प्यार मिलना चाहिए। झरना जी कुछ बोलना तो चाहती थी, पर राजीव की वार्निंग भरी नजरें देखकर वो चुप हो गई। वहीं शंभूनाथ जी इस छोटी सी लड़की की ऑडेसिटी और मुस्कान, उसकी तीखी जुबान को देखकर हैरान थे। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे ये लड़की कोई सिंपल लड़की नहीं है। विश्वनाथ जी और पार्वती जी भी सब कुछ देख रहे थे, पर कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्हें यहाँ कुछ बोलने का मन नहीं था, उनकी पोती सब कुछ संभाल सकती थी। नियति डेविल स्माइल करके बोली, सुन लिया ना बूढ़ी औरत। और तुम डायन वेस, तुम तो बूढ़ी हो गई हो, फिर बूढ़ी कहने से क्या प्रॉब्लम हो रही है। और क्या कहा कि हॉस्टल में ही ठीक है। बाय द वे ये मेरे दादाजी का घर है, मुझे यहाँ कब आना है, कितने वक्त के लिए आना है, कब तक रहना है, ये मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं। और मैं आपकी सम्मान करूं इतनी भी आपकी औकात नहीं है। मैं सिर्फ उनकी ही सम्मान करती हूँ जो मेरी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, और आपकी इतनी औकात नहीं कि आप मुझसे रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करें। और आप तो मेरी रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है। मैंने आपसे भी बड़े बड़े लोगों को आपने कदमों पर झुकने पर मजबूर कर दिया है, तो आप कौन है। मैं उम्र नहीं देखती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट पाने की काबिल है या नहीं। और क्या कहा आपने, मेरी सोच छोटी है और आपकी रूही मेरी वजह से रो रही है, और मैं अपसगुनी हूँ। फिर नियति हंसते हुए बोली, ये तो आज का सबसे बड़ा जोक है। आपकी रूही को अपनी माँ को ही पैदा होते ही खा गई। क्या ये सगुन के थाल से आई थी, और मैं इससे नफरत करती हूँ, तो इसमें बड़ी बात क्या है। फिर रूही और बाकी सब की तरफ देखकर बोली, क्या मैंने आप सबसे कभी अपनी नफरत और घिन को छुपाया है। उसकी बात सुनकर सब चुप थे, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। नियति कंधे उचकाते हुए बोली, देखा, इन सबको भी पता है कि मैं रूही और इन सब से कितनी ज्यादा नफरत करती हूँ, तो इसमें आपकी डिक्लेरेशन की कोई जरूरत तो नहीं थी। अगर वो सब मेरी वजह से रोए तब तो मुझे और भी खुशी होगी, है ना। कहते कहते नियति की आंखें ठंडी हो गई, एक जानलेवा ऑरा पूरे लिविंग हॉल में फैल गया। उसने करुणा जी और झरना जी को तीखी नजरों से घूर कर देखा। करुणा जी और झरना जी की तो हालत खराब हो गई थी। इस लड़की की नजरें देखकर ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो उन्हें अभी मार डालेगी। दोनों ने खुद को संभाला और करुणा जी बोली, तुम बस 17 साल की हो, फिर भी ऐसी क्यों हो। क्या तुम्हें थोड़ी मैनर्स नहीं सीखनी चाहिए, और हमारे पास तुमसे रिस्पेक्ट पाने की औकात नहीं है।
तुम छोटी सी जिद्दी लड़की, तुम खुद को कहीं इस घर की और बिजनेस की हायर तो नहीं समझने लगी हो। तभी एक हंसने की आवाज आई। सबसे सीढ़ियों की तरफ देखा जहां से जय पूरे काले कपड़े में लिपटा नीचे आ रहा था। उसने एक ब्लैक जीन्स ब्लैक हुडी पहना हुआ था, उसका शूज भी ब्लैक था। वो नीचे आकर नियति के पास बैठ गया और बोला, मेरी बहन ऑलरेडी कई सारी बिजनेस अपने दम पर चला रही है, और इतना ही किसी को उसके सामने झुकने पर मजबूर करने के लिए काफी है। उसे हायर बनने तक इंतजार करने की क्या जरूरत है? आप सच में मेरी बहन की रिस्पेक्ट पाने की काबिल नहीं है। उसकी बात सुनकर करुणा जी को गुस्सा आ रहा था। क्या मतलब अब ये बच्चा भी उन्हें डिसरिस्पेक्ट करेगा? तुम कहना क्या चाहते हो? ये नियति बिजनेस चलाती है, क्या सबने इसे ऑलरेडी शेखावत बिजनेस में शामिल कर लिया है? सबकी हैरानी, इसे रख लो। वो नीचे आकर नियति के पास बैठ गया और बोला, मेरी बहन ऑलरेडी कई सारी बिजनेस अपने दम पर चला रही है, और इतना ही किसी को उसके सामने झुकने पर मजबूर करने के लिए काफी है। उसे हायर बनने तक इंतजार करने की क्या जरूरत है? आप सच में मेरी बहन की रिस्पेक्ट पाने की काबिल नहीं है। ऊ की बात सुनकर करुणा जी को गुस्सा आ रहा था। क्या मतलब अब ये बच्चा भी उन्हें डिसरिस्पेक्ट करेगा? तुम कहना क्या चाहते हो? ये नियति बिजनेस चलाती है, क्या सबने इसे ऑलरेडी शेखावत बिजनेस में शामिल कर लिया है? अब आगे। इतना कहकर करुणा जी ने सबको देखा, उन्हें लग रहा था नियति अभी उनकी फैमिली बिजनेस में शामिल हो गए हैं। उन्हें तो कभी कभी ईर्ष्या होती थी कि शुरू में विश्वनाथ जी और उनके पति दोनों के पास बराबर का बिजनेस था, दोनों की टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू सेम थी। पर धीरे धीरे विश्वम्भर जी ने अपने कंपनी को इंडिया की टॉप 5 कंपनी में खड़ा कर दिया। आज इंडिया में क्या बाहर भी कंपनी शेखावत इंडस्ट्री से पंगा नहीं लेते हैं, और उनकी कंपनी इंडिया की टॉप 10 में अभी अभी पहुंचा है। और अब इस छोटी सी लड़की नियति को सच में सबने बिजनेस में इंटरफियर करने दिया। उन्होंने प्लान किया था कि रूही के जरिए वो कुछ लाभ उठा सकते थे, पर नियति जितनी उनकी बेइज्जती कर रही थी, उसके ऑफिस में होते हुए उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला था। पर किसी ने भी कुछ नहीं कहा। वो कहते भी क्या, वो क्या नियति को फैमिली बिजनेस में शामिल करेंगे? नियति की काबिलियत के हिसाब से नियति को भला उनकी क्यों ही जरूरत होगी? तभी जय हंसते हुए बोला, और ये आपको किसने कह दिया कि मेरी लिटिल सिस्टर फैमिली बिजनेस में शामिल हो गई है? शायद आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना है। मैंने कहा मेरी बहन ऑलरेडी अपने दम पर बिजनेस चला रही है। क्या आपने वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी का नाम सुना है? वो कंपनी मेरी बहन की ही है, और एक इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद जब मेरी बहन की कंपनी एशिया की टॉप कंपनी में आ सकती है तो आप उसकी रिस्पेक्ट कैसे डिजर्व करती हो? जबकि आप जब से आए हो तब से बस मेरी बहन को सुनाने की मौका ढूंढ रहे हो। आपको क्या लगता है अगर मेरी बहन चाहे उसे आपको बर्बाद करने में कितना सेकंड लग सकता है? 1 2 3 4 या 5 या 10 कितने मिनट लगेंगे? मेरे हिसाब से उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा उसे आपकी कंपनी को बर्बाद करके आपको रोड पर लाने में, है ना लिटिल सिस्टर? कितनी मिनट लगेंगे? क्या मैंने सही गैस किया? जय ने नियति को देखते हुए पूछा। तो नियति ने बिना भाव के 2 उंगली दिखा दिया। तो जय बोला, क्या 20 मिनट? नियति सिर हिलाकर बोली, 2 मिनट। ये बस एक छोटी सी कंपनी ही तो है, इसे साफ करने में भला इतना देर क्यों लगेगा? उन दोनों भाई बहन की बात सुनकर इस बार आदित्य और आकाश खुद को रोक नहीं पाए और हंस पड़े। संग्राम जी और चंद्रिका जी ने भी अपने मुंह पर हाथ रख दिया। इन भाई बहनों की नौटंकी देखकर सबको हंसी आ रही थी। ब्रिजेश जी अपनी हंसी रोकते हुए कौशल्या जी के कान में बोले, देखो बीबी, नियति बिल्कुल तुम्हारी तरह है। क्या तुम भी जब नियति की उम्र में थी ऐसे ही सबकी बेइज्जती नहीं करती थी? देखो हमारा बच्चा तो तुम पर नहीं गया, पर तुम्हारी पोती नियति जरूर तुम पर चली गई है। उनकी बात इनकर कौशल्या जी ने उन्हें घूर कर देखा और बोली, तो क्या हुआ अगर मेरी छोटी पोती मेरे ऊपर गई है तो? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, ये तो अच्छी बात है। ब्रिजेश जी सिर हिला कर बोले। वहीं करुणा जी, उनके पति राजीव जी, झरना जी, करण और काशवी सब हैरान थे। करुणा जी चौंकते हुए बोले, क्या कहा तुमने? ये लड़की वर्ल्ड वाइड कंपनी की ओनर है? ये कैसे हो सकता है? वो तो एक इंटरनेशनल कंपनी है, और ये नियति बस 17 साल की बच्ची है। क्या तुम हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो? ये बच्ची इतनी बड़ी कंपनी चलाती है, कंपनी कोई खेलने खाने की चीज है क्या? किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि जय सच कह रहा होगा। काशवी को भी भरोसा नहीं था। नियति उससे कितनी छोटी थी, अगर वो इतनी बड़ी कंपनी एस्टैब्लिश कर सकती है तो फिर वो क्या है? सब उन्हें क्या कहेंगे, बेकार इंसान जो आपने घर के पैसों से ऐश कर रही है। उनकी बात सुनकर जैकी मुंह बनाकर बोला, उसमें मूर्ख बनाने वाली क्या बात है?
आप तो सच में मूर्ख ही हो, क्या आपको खुद को नहीं पता? तभी नियति हंसते हुए बोली, भाई ऐसे ही बोलिए, आप जितना अच्छा बोलेंगे मैं आपको एक बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी। याद है मैंने आपको उस बेस्ट कार के बारे में वादा किया था। नियति की बात सुनकर जय की आंखें चमक गई। वो बोला, ठीक है लिटिल सिस्टर, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बाकी सब उन दोनों भाई बहन को खुसुर फुसुर करते हुए देख रहे थे, क्योंकि उनकी बातें तो सिर्फ उनके पास की सोफे पर बैठे शेखावत फैमिली और दादाजी दादी माँ को ही सुनाई दे रही थी। अमृत और अर्जित ने एक दूसरे को देखा, ये लड़का अब फिर से गाड़ी की लालच में झगड़ा करेगा। उस दिन भी बेस्ट कार की लालच में उनके साथ झगड़ा करने पर तुला हुआ था, पर किसी ने उसके साथ झगड़ा नहीं किया। पर आज लगता है इसे कार जरूर मिलेगा और ये लड़का सातवें आसमान के ऊपर ही उड़ जाएगा। बाकी सबको हंसी आ रही थी। तभी आकाश और आदित्य जल्दी आकर नियति और जय के पास बैठ गए। ये देखकर नियति की आंखें छोटी हो गई। तभी जय बोला, लिटिल सिस्टर और दोनों आकाश और आदित्य हैं। फिर नियति की कान के पास जाकर बोला, ये दोनों बाकियों की तरह नहीं है। बुआ जी की फैमिली में सब लोग अच्छे हैं, तुम इनसे आराम से बात कर सकती हो। उनकी बात सुनकर नियति रिलैक्स हो गई। वैसे भी उसे बस इतना पता था कि ये दोनों उसकी मतलब नियति की बुआ जी की फैमिली है। उसने ज्यादा नहीं सोचा था। फिर वो याद करने लगी, शायद नियति की यादों में इनका कुछ मेमोरी मिल जाए। थोड़ी देर याद करने के बाद उसे पता चल गया था कि नियति इससे कुछ दिन बाद वापस आई थी, इसलिए वो कभी इनसे मिल नहीं पाई थी। और 8 महीने बाद जब संग्राम जी और चंद्रिका जी इंडिया वापस आ रहे थे अपनी बिजनेस सेटल करने, तब इनके कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और इस एक्सीडेंट में दोनों ही मारे गए। इसलिए कौशल्या जी, ब्रिजेश जी और आदित्य आकाश बस यहाँ आए। संस्कार के 2 दिन बाद यहाँ से वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए। इंडिया ने उन्हें इतना गहरा जख्म दिया था कि वो उससे कभी उभर ही नहीं पाए। उन्होंने इंडिया में बिजनेस सेटल करने का आइडिया ही छोड़ दिया और वो वापस कभी इंडिया नहीं आए। संग्राम जी और चंद्रिका जी भी अपने बेटे और बहू की चले जाने की गम से बीमार रहने लगे थे। और इस बीच आकाश, जो सिर्फ 22 साल का था, उसे सब कुछ संभालना पड़ा। नियति अपनी सोच से आदित्य की आवाज से बाहर आए। क्या हुआ सिस्टर, तुम क्या सोचने में इतना खो गई थी? आदित्य ने पूछा। तो नियति सिर हिलाकर बोली, कुछ नहीं। फिर नियति ने उन दोनों को देखा, फिर संग्राम जी और चंद्रिका जी को देखकर आह भरा। हाय, यहाँ इस घर में हर अच्छे इंसान की डेथ एक ट्रेजेडी से कम नहीं है। तभी आकाश बोला, प्रिंसेस, मैं तुम्हारा भाई आकाश हूँ। आज हम पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। इतना कहकर आकाश ने 2 टिकट और एक बैंक कार्ड निकालकर नियति को दे दिया। नियति ने उस कार्ड को देखा और पोलाइट वे में बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई। नहीं, तुम्हें ये लेना ही होगा, ये तुम्हारे बड़े भाई की तरफ से गिफ्ट है। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, पर मैं जल्दी में कुछ और गिफ्ट नहीं ला पाया। नियति की मुंह से आपने लिए भाई सुनकर आकाश को बहुत अच्छा लग रहा था। आज तक उसे कभी इतना अच्छा फील नहीं हुआ था। रूही और कश्वी भी उसे भाई बुलाती थी, पर उसे कभी इतनी खुशी नहीं मिली। उल्टा उसे तो दोनों की नौटंकी से इरिटेशन होती थी। नेहा ने कभी उसे भाई ही नहीं बुलाया, क्योंकि नेहा उसे पसंद करती थी और इस वक्त वो जलन से सब देख रही थी। वो नहीं चाहती थी आकाश नियति की इतने क्लोज जाए। अगर ऐसा हुआ तो आगे चलकर नियति उनकी रिश्ते को बिगाड़ सकती थी। नेहा हमेशा से आकाश से शादी करने का सपना देखती थी, जबकि आकाश तो उसे घास भी नहीं डालता था। तभी जय ने उस कार्ड को उसके हाथ से छीन लिया और नियति के हाथ में रख दिया और बोला, रख लो लिटिल सिस्टर, इसके पास बहुत पैसे हैं। फिर उस टिकट पास को देखकर बोला, ये इंटरनेशनल रेसिंग की टिकट है जो इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। फिर नियति को देखकर बोला, लिटिल सिस्टर, रेस तो 20 दिन बाद है ना, क्या अभी से टिकट मिल रहा है? नियति ने सिर हिला दिया और बोली, हाँ अभी से पास इश्यू हो गया है, क्योंकि बाद में टिकट अवेलेबल नहीं रहेंगे। खास करके बाहर के लोग अभी से टिकट ले लेते हैं, वरना 15 दिन पहले भी टिकट नहीं मिलेगा। ओहो, तो ऐसी बात है। वही मैं सोचूं कि मुझे टिकट कभी भी क्यों नहीं मिलता है। वहीं आकाश और आदित्य हैरान थे, ये जय नियति से क्यों ये सब पूछ रहा है? तुम प्रिंसेस से क्यों पूछ रहे हो? आकाश असमंजस में बोला। तो जय हंसते हुए बोला, आरे में तो तुम दोनों को बताना भूल ही गया, नियति हमारी बहन यही इंटरनेशनल रेसर निया है। क्या? जय की बात सुनकर दोनों के मुंह से बस यही निकला। बाकी सब भी हद से ज्यादा हैरान थे। रॉय फैमिली में सबने एक दूसरे को देखा, फिर सिर हिला दिया। वहीं करुणा जी और उनकी फैमिली हैरान थे। एक तो करुणा जी की सवालों का जवाब किसी ने नहीं दिया, ऊपर से नियति और जय ने उनकी इंसल्ट की, उस पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा।
और अब वो एक और इतनी बड़ी आइडेंटिटी बोल रहे हैं, फिर भी उसके झूठ पर सब चुप है। क्या सबका दिमाग खराब हो गया है? उन्होंने सबको देखा जो नियति और जय की तरफ देख रहे थे। सबने उन्हें और उनकी सवालों को ऐसे इग्नोर कर दिया था, जैसे वो कोई हवा हो। क्या तुम सच कह रहे हो? नियति निया है। हाँ, वैसे नाम तो सिमिलर है, आदित्य सोचते हुए बोला। तो जय बोला, सिर्फ इतना ही नहीं, लेमिस ब्रांड जो एक इंटरनेशनल ब्रांड है उसे भी नियति ने ही क्रिएट किया है। और नियति ही मिस्ट्रेस क्वीन लेमी है, जिनसे डिजाइन बनवाने के लिए टॉप फैमिली और रॉयल फैमिली के लोग भी महीनों इंतजार करते हैं। जय की बात सुनकर आदित्य और आकाश दोनों का मुंह टू खुला का खुला ही रह गया। उनकी छोटी बहन इतनी कम एज में इतना सब कुछ अचीव कर लिया है। सिर्फ ये दोनों ही नहीं, बाकी सब भी उनकी तरह ही हैरान थे। सिर्फ फैमिली के लोगों को छोड़कर जिन्हें सच्चाई पहले से पता थी। वहीं नेहा और रूही ने गुस्से और जलन से मुठिया कस लिया। काशबी का भी यही हाल था। क्यों नियति की सब इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? उसे बस कुछ डिजाइन आती है और वर्ल्ड वाइड कंपनी भी उसने पैसों का यूज करके बनाया होगा। किसे पता है कि इसमें सच क्या है? क्या वो निक और बाकी दोस्तों के बातों पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं? वहीं अब करुणा जी से रहा नहीं गया। झरना जी ने राजीव जी को देखा जो उन्हें कुछ भी बोलने से मना कर रहे थे। शंभूनाथ जी भी नियति को आंखें छोटी करके देख रहे थे। नियति अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर थी और ये बात उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो विश्वनाथ जी के जरिए और भी बिजनेस में पैर पसारना चाहते थे। पर क्या होगा अगर नियति ने बिजनेस ज्वाइन किया तो क्या वो उन्हें प्रोजेक्ट में कभी पार्टनरशिप देगी? करुणा जी बोली, भाई साहब, भाभी, ये जय क्या कहे जा रहा है? विपुल ये सब झूठ बोल रहे हैं और तुम लोग उन्हें रोक भी नहीं रहे हो। हमारे घर के बच्चे ही अगर झूठ बोलने लगे तो क्या पता वो बाहर जाकर भी झूठ बोले, तो क्या तुम सबने सोचा है हमारी शेखावत खानदान की कितनी बदनामी होगी? उनकी बात सुनकर विपुल जी बिना भाव के बोले, जय कोई झूठ नहीं बोल रहा है। उसने अभी जो भी कहा सच कहा। वर्ल्ड वाइड कंपनी, लिमिस ब्रांड सब नियति का है और नियति सच में एक इंटरनेशनल रेसर है। विपुल जी की आवाज में थोड़ा गर्व भी झलक रहा था। आखिरकार ये उनकी बेटी थी जो इतना काबिल थी। उनकी प्राउड भरे स्वर सुनकर रूही को बहुत असहज महसूस हो रहा था, नफरत भी हो रही थी। वहीं करुणा जी तो स्तब्ध थे। क्या सच में इस लड़की की इतनी बड़ी आइडेंटिटी है? झरना जी, राजीव जी, करण और काशबी सबका हैरानी से मुंह खुला हुआ था। वहीं शंभूनाथ जी भी ये सच है जानकर हैरान थे, पर उन्होंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। 8 हैरानी, महादेव ने तुम्हें एक मौका दिया है। उसने अभी जो भी कहा सच कहा। वर्ल्ड वाइड कंपनी, लिमिस ब्रांड सब नियति का है और नियति सच में एक इंटरनेशनल रेसर है। विपुल जी की आवाज में थोड़ा गर्व भी झलक रहा था। आखिरकार ये उनकी बेटी थी जो इतना काबिल थी। उनकी प्राउड भरे स्वर सुनकर रूही को बहुत असहज महसूस हो रहा था, नफरत भी हो रही थी। वहीं करुणा जी तो स्तब्ध थे। क्या सच में इस लड़की की इतनी बड़ी आइडेंटिटी है? झरना जी, राजीव जी, करण और काशबी सबका हैरानी से मुंह खुला हुआ था। वहीं शंभूनाथ जी भी ये सच है जानकर हैरान थे, पर उन्होंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। अब आगे। वहीं बाकी सब बुआ जी की फैमिली में खुश थे कि एटलीस्ट नियति इतनी काबिल है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आदित्य नियति की हाथ पकड़कर बोला, अरे वाह मेरी प्यारी बहन, कितनी ज्यादा टैलेंटेड और आउटस्टैंडिंग है। आदित्य की तो आंखें चमक रही थी अपनी बहन की इतनी सारी टैलेंट के बारे में सुनकर। वहीं आकाश भी हैरान था। उसने ये 2 टिकट आदित्य के कहने पर लिया था। वो चाहता था वो दोनों रेस देखने जाए, पर यहाँ आने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो इस टिकट को अपनी प्यारी बहन को देगा, ताकि वो जाकर रेस एंजॉय कर सके। पर अब जाकर उसे पता चल रहा था कि उसकी बहन को तो इस टिकट की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी बहन तो खुद रेसिंग की दुनिया की गॉडेस है, तो भला उसे इन टिकट की क्या जरूरत है। वो तो शायद खुद इस रेस में फिर से एक बार चैंपियनशिप जीतने के लिए उतरने वाली है। आकाश हंसते हुए बोला, तो मेरी प्रिंसेस को इस टिकट की जरूरत ही नहीं है। क्या तुम इस बार भी चैंपियनशिप के लिए compete करने वाली हो? नियति ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, है, मैं इस साल भी compete करने वाली हूँ। नियति को इस रेस में दुनिया के सामने आने का शौक नहीं था, पर उसने किसी से बेट लगाया था अगर उसमें हिम्मत है तो वो 5 सालों में उससे ट्रॉफी लेकर दिखाए। आदित्य हंसते हुए बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तो फिर हम सब भी तुम्हारी रेस देखने आएंगे। आखिरकार हमारी बहन इतनी बड़ी इंटरनेशनल रेसर है, तो हम सबका तो चीयर करना बनता है। इतना कहकर उसने जय के हाथ से टिकट छीन लिया और बोला, ये मेरा है, मैं और भाई आएंगे। भाई आप डैड, मोम, दादाजी, दादी माँ के लिए टिकट अरेंज कर दीजिए।
वहीं जय तो आदित्य को गुस्से से देख रहा था। वो गुस्से से बोला, मुझे भी टिकट की जरूरत नहीं है, मेरी लिटिल सिस्टर मेरे लिए टिकट ला देगी। तुम अपने टिकट अपने पास रखो। फिर डेविल स्माइल करके बोला, वेस ने तो अपनी बहन के साथ पहले ही रेस देखने गई थी और मैंने लिटिल सिस्टर की कार में उसके साथ राइड भी एंजॉय किया है। उसकी बात सुनकर आदित्य ने जलन से उसे देखा और नियति की हाथ को सहलाते हुए बोला, बहन क्या तुम मुझे भी अपने सुपर कार में राइड पर ले जाओगी? नियति को उसका पप्पी फेस देखकर हंसी आ रही थी, फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया। आदित्य ने थोड़े घमंड से जय को देखा जैसे उसे चिढ़ा रहा हो। ये देखकर जय सच में चिढ़ गया और बोला, पहले आओ पहले पाओ, मैं तुम्हें अपनी बहन की गाड़ी में बैठने नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर आदित्य ने मुंह बना लिया और बोला, तुमसे पूछ भी कौन रहा है, मैं तो अपनी बहन से पूछ रही थी। वहीं करुणा जी और बाकी सबको गुस्सा आ रहा था क्योंकि सबने उन्हें इग्नोर कर दिया था। वहीं रूही और काशबी को जलन हो रही थी, वो भी तो इनकी बहन है। फिर भी आज तक आकाश और आदित्य ने उन्हें तो कभी कुछ नहीं दिया, फिर नियति के लिए इन दोनों के दिल में इतना प्यार क्यों है? हाँ, हम सब भी जाएंगे इस बार अपनी पोती के लिए सेलिब्रेट करने, कौशल्या जी ने कहा। और नियति से बोली, नियति बच्चा क्या आप हमसे भी नाराज है, आप हमसे नहीं मिली? नियति ने उन्हें देखा और स्माइल करने की कोशिश की, फिर बोली, भाई आपको टिकट अरेंज करने की जरूरत नहीं है, उसे मेरी एसोसिएशन दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करती है, इसलिए मेरी फैमिली की किसी भी मेंबर को टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस वहां मेरा नाम बोलना है, वो आपको खुद आकर ले जाएंगे। नियति की बात सुनकर बुआ जी, ब्रिजेश जी और बाकी सबको किसी महसूस हुई कि नियति उन्हें भी फैमिली मानती है। पर वहीं विपुल जी और शिखा जी की आंखों में आंसू थे, उनकी बेटी उन्हें तो फैमिली नहीं मानती। नियति उठी और बुआ जी के पास चली गई और झुककर उनकी पैर छू लिए। ये देखकर सबको हैरानी हो रही थी, अभी तो ये लड़की करुणा जी को उनकी औकात दिखा रही थी, फिर अभी कैसे बुआ जी की पैर छू रही है। वहीं बुआ जी ने नियति को गले लगा लिया, नहीं बच्चा, बेटियां पैर छूती अच्छी नहीं लगती है। नियति ने फिर ब्रिजेश जी और कौशल्या जी फिर चंद्रिका जी की भी पैर छुए। सब नियति को देख खुश थे और समझ गए थे कि नियति को जैसा को तैसा बोलना अच्छी तरह से आता है। सबने नियति को गले से लगाया। चंद्रिका जी तो एक बेटी पाकर बहुत खुश थी। उद्धरण चिन्ह। ये बात करुणा जी और उनकी फैमिली को किसी थापड़ की तरह लगी। तभी स्टाफ ने आकर उन्हें बुलाया क्योंकि पंडित जी पूजा के लिए सबको बुला रहे थे। सब मंदिर की तरफ चले गए। वहीं नियति और जय वहां से नहीं उठे। विपुल जी और शिखा जी ने नियति को आश से देखा। विपुल जी हिम्मत करके बोले, नियति बच्चा तुम भी चलो, पूजा शुरू होने वाली है। शिखा जी भी बोली, हाँ नियति, तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, तुम इसी कपड़े में चलना है तो चलो। उनकी बात सुनकर नियति ठंडी स्माइल करके बोली, है इस पूजा में इतना भी क्या खास है साल तो ये पूजा होती ही है ना, वो भी नियति के बिना, तो अब मेरी रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? आपकी मनहूस बेटी तो है ना आपके साथ, फिर आपको मेरी याद कैसे आ गई मिस्टर एंड मिसेस शेखावत? नियति की बात सुनकर विपुल जी और शिखा जी की आंखों से आंसू बह गए। रूही तो खुद के लिए ये बार बार मनहूस सुनकर नफरत से जल रही थी। नियति तुम बार बार मुझे मनहूस क्यों कह रही हो? जो भी हुआ था मोम के साथ, उसमें मेरी क्या गलती? और आज मोम डैड के लिए कितना खास दिन है, फिर तुम उनके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? वो तो तुम्हें कितने प्यार से बुला रहे थे, फिर तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? रूही को रोता देख अमृत और अर्जित को अच्छा नहीं लगा। झरना जी भी बोली, देखा इसने फिर से रूही को रुलाया। तभी राजीव ने उनकी हाथ को पकड़ लिया और उन्हें घूर कर देखा, इसलिए उनकी बाकी की बातें उनके गले ही अटक गई। वो कैसे भूल गए कि इस लड़की की आइडेंटिटी क्या है? ये लड़की किसी शैतान से कम नहीं है। अगर इसे अभी गुस्सा दिलाया तो ये कहीं सच में उन्हें कंगाल ना बना दे। अगर ऐसा हुआ तो वो रास्ते पर कटोरा पकड़कर भीख मांगते हुए कैसे दिखेगी? धूप में उनका स्किन कोयला जैसा हो जाएगा, उनके दोनों हाथ पत्थर जैसे हो जाएंगे, उनके पैर छिल जाएंगे। झरना जी अभी से अपनी उस हालत को इमेजिन कर रही थी। फिर उन्होंने जोर से ना में सिर हिलाया और होश में आकर अपने हाथ, पैर फिर गाल को टच करके देखा। अच्छा हुआ ये सब बस एक सपना था। उन्होंने अपने सामने खड़ी शैतान को देखा और चुप हो गई। अब वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी नियति बोली, ओहो, अगर आप सब मुझे पूजा में आने के लिए इतना कह रहे हैं तो फिर। इतना कहकर वो खड़ी हो गई और बोली, लेट्स गो। नियति की बात सुनकर विपुल जी और शिखा जी खुश हो गए। उन्हें लगा कम से कम नियति पूजा में जाने के लिए तो मान गई। वहीं रूही ने गुस्से से मुठिया कस लिया। अमृत और अर्जित उसकी आंसू पोंछ रहे थे
और सीखा जी ने भी उसकी हाथ पकड़कर उसे रोने के लिए मना किया। पर उसके दिल में नफरत और बेचैनी थी क्योंकि उसके डैड ने उसे एक बार भी नहीं देखा। क्या उसके डैड और मोम अब दोनों ही उससे ज्यादा नियति से प्यार करने लगे हैं? नियति जाते हुए मन ही मन बोली, बेचारी रूही तुम कितना रोने वाली हो, एक्टिंग करके मुझे भी देखना है, धीरे धीरे तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन जाएगा। मिस्टर विपुल शेखावत, मिसेस सीखा शेखावत, चू चू चू, तुम दोनों ने मुझे नहीं बुलाया, खुद की बर्बादी को बुलाया है। सब घर की मंदिर में पहुंच गए जहां अच्छे से सजाया गया था। जय भी नियति के साथ जा रहा था। जब सब मंदिर पर पहुंचे तो नियति थोड़ी दूर दीवार से टिककर खड़ी हो गई। जय भी उसके पास खड़ा हो गया। आकाश और आदित्य भी वहीं पास में बैठ गए क्योंकि कौशल्या जी ने उन्हें बैठने को बोला था। पर नियति को किसी ने कुछ नहीं कहा। विपुल जी और सीखा जी चाहते थे नियति उनके पास बैठे, फिर भी वो कुछ नहीं बोले। उन्हें पता नहीं था कि नियति कब गुस्सा हो जाए। नियति यहाँ आई यही उनके लिए सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि उन्हें तो भरोसा नहीं था कि नियति आएगी। वहीं पंडित जी ने जब नियति को देखा, वो बोले, बेटा ऐसी पूजा में काले कपड़े पहनना अच्छा नहीं है, ये शुभ नहीं होता है। उनकी बात सुनकर नियति व्यंग्यात्मक स्माइल करते हुए बोली, पंडित जी क्या भगवान ने कहा है काला कपड़ा पहनना अशुभ है? अगर अशुभ है भी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, लोग अपनी बर्बादी को खुद ही बुलाते हैं, ये कहावत तो आपने सुना ही होगा। इन दोनों ने खुद ही मुझे इनवाइट किया था, तो मेरा तो आना बनता है ना। इस घर में तो बहुत सारे मनहूस लोग हैं जो इस पूजा में बैठे हुए हैं। इस काले कपड़े से तो कुछ नहीं होने वाला। उसकी बात सुनकर रूही और नेहा ने दांत पीस लिया। वहीं बाकी सब नियति को देख रहे थे। उस पंडित जी ने आपने सामने गुरुजी को देखा जो शिव जी और माता पार्वती जी की मूर्ति पर जलाभिषेक कर रहे थे। गुरुजी ने अर्पण करके मुड़कर नियति को देखा। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। वो नियति को देखते हुए बोले, बिल्कुल बच्चा, हर एक रंग को भगवान ने बनाया है, कोई भी रंग शुभ और अशुभ नहीं होता। ये आपकी भावना पर निर्भर करता है। अच्छा सोचो तो अच्छा, बुरा सोचो तो बुरा। और महादेव ने तुम्हें एक मौका दिया है बच्चा, क्योंकि तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया। और जिसके लिए तुम बनी हो तुम उसके लिए ही यहाँ आए हो बेटा। तुम उसकी नियति हो, जिस वजह से तुम्हारी नियति तुम्हें यहाँ खींच लाए। और अभी भी तुम बहुत लोगों की आशा हो बच्चा, और इस आश को कभी टूटने मत देना। उन सबको बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे ऊपर है बच्चा। नियति हैरान थी, ये गुरुजी क्या कह रहे हैं, ये बातें उससे इतना रिलेट क्यों लग रहा है? क्या इन्हें उसके बारे में कुछ पता है, और किसकी नियति मुझे खींच लाए है और किसके नियति में मैं हूँ? उन सबको बचाना नियति हैरान थी। अभी तो वो बस मासूम बच्चों को बचा रही है। क्या ये गुरुजी सच में सब देख सकते हैं? फिर उसने सिर झटक दिया, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं बाकी किसी को गुरुजी की कुछ भी बातें समझ नहीं आया, पर सबको पता था कि गुरुजी अतीत भविष्य सब बता आते हैं। पार्वती जी पूछना चाहते थे कि उनके कहने का मतलब क्या है, पर उससे पहले ही गुरुजी ने आंखें बंद कर दिया और बोले, पूजा आरंभ करो। उन्हें देखकर फिर विश्वनाथ जी और पार्वती जी ने कुछ नहीं पूछा। पार्वती जी ने सोचा बाद में गुरुजी के जाने से पहले पूछ लेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, नेक्स्ट एपिसोड कम सून। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।